2025 बिजनेस ओनर्स के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा? ये पर्टिकुलर जो रेमेडीज लोशो ग्रिड में दी गई है ना, ये लोशो ग्रिड की कभी रेमेडीज रही नहीं है। ये रेमेडीज है लाल किताब और एस्ट्रोलॉजी की। हाँ, इनके आश्रम वगैरह है दिल्ली में? इनके दिल्ली में है, छतरपुर में भी इनका आश्रम है और गुरुजी का बड़े मंदिर के नाम से भी काफ़ी विख्यात है। कई सारे रिच लोग इनको फॉलो करने के बाद बने हैं। आप अगर देखोगे कि आजकल बड़ा नाम चल पड़ा है दिलजीत दोसांझ का, लेकिन मेहनत तो बड़े टाइम से कर रहे हैं कि सबसे ऊपर जाना है तो बहुत सारी मेहनत चाहिए। तो आप अगर उनका डेट ऑफ बर्थ देखेंगे कि 6 जनवरी 1984 का है। सो अगर यहाँ पर अगर आप टोटल करके देखेंगे तो उनका कॉम्बिनेशन 6 और 2 का आता है। अब मैं ये पूछता हूँ कि जिस बंदे का डेस्टिनी नंबर 2 है, जिसे हम वीक मानते हैं, आज पूरी दुनिया में सिक्का जमाया हुआ है। स्पेशली 4 नंबर को बहुत नेगेटिव बोला गया। मैं जितने भी अभी तक न्यूमरोलॉजिस्ट से बात करी है, जो भी शो पे आए हैं हमारे, तो उन्होंने 4 नंबर को बहुत नेगेटिव बताया। ऐसा क्यों है और क्या ये लाइफ में ग्रो कर पाते हैं? और आप अगर देखोगे ना कि न्यूमरोलॉजिस्ट का मेन काम यही होता है कि प्रॉपर गाइडेंस देना, लेकिन लोशो ग्रिड में दूसरा क्या होता है कि लोशो ग्रिड के में जो नेम करेक्शन किया जाता है उसमें भी शेल्डिन की टेबल को फॉलो किया जाता है। लोशो ग्रिड की अपनी कोई टेबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू 2025 जो स्टॉक मार्केट के अंदर है, उनका साल ये बढ़िया जाने वाला है, कैसा जाने वाला है? मेरा ये मानना है कि जो भी आपका नाम होता है उसके बैकएंड की एनर्जीज को चेक कीजिए। वो बैकएंड की एनर्जीज आपको बताएंगी कि ये 4 नंबर कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है। नो डाउट अबाउट विकास दुबे ऑल्सो, जो हिस्ट्री शीटर रह चुके क्रिमिनल। आप अगर उनका नेम नंबर देखेंगे 31 नंबर, उनका भी 4 नंबर पर है। 2025 आने वाला है और बहुत लोग एक्साइटेड हैं। हमारे चैनल पे न्यूमरोलॉजी की बहुत सारी डिमांड थी, बहुत सारे व्यूज़ आ रहे थे, इसलिए आपके लिए हमने एक और न्यूमरोलॉजिस्ट को बुलाया जिनका नाम राजीव है। और हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस किया है कि आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ये साल आपके लिए है कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्या करना है, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। न्यूमरोलॉजी के बारे में बात की हमने, आपका नंबर कैसा होना चाहिए, कौन से नंबर अच्छे हैं, कौन से नंबर बुरे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया इस पॉडकास्ट में। बट सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये साल आपके लिए है या नहीं। अगर आप लोगों को जानना है और सीखना है तो आप इस पॉडकास्ट को पूरा एंड तक देख सकते हैं। राजीव जी, वेलकम टू द डीडी शो। आप इंदौर से आए हो, इतने दूर से आए हो, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ अभी आप कैसे हो और कैसा फील कर रहे हो आप? सो थैंक यू धीरज जी इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट करने के लिए, जिसके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो अभी तक अनदेखे होंगे, ना कभी उन्होंने सुना होगा, ना देखा होगा, ना कहीं पढ़ा होगा। सो थैंक यू वंस अगेन। श्योर। सो लोगों की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है हमारे चैनल पे, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी पे बहुत व्यूज़ गए हैं, और लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि 2025 आने वाला है तो डायरेक्ट न्यूमरोलॉजिस्ट को बुलाओ या एस्ट्रोलॉजिस्ट को बुलाओ जो हमें बता सके कि हमारा 2025 कैसे रहने वाला है, क्या पॉजिटिव होने वाला है, क्या नेगेटिव होने वाला है। इसलिए हमने आपको इनवाइट किया है पॉडकास्ट के ऊपर कि हम थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर दें मूलांक के अकॉर्डिंग कि कैसा रहने वाला है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर वाइज ही, 2025 कैसा रहने वाला है। सो सबसे पहले यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर 2025 का जो टोटल है, हम सब जानते हैं कि 9 नंबर पर आता है। अब 9 नंबर अगर आप देखेंगे ना, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक मिथ है कि 9 नंबर एंडिंग का नंबर है, यानी यहाँ पर चीज़ें खत्म होनी शुरू होती हैं, एंडिंग का नंबर है। तो कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि यहाँ से काम शुरू नहीं करना है, हम 1 साल और वेट करेंगे और 2026 जब आएगा, जिसका टोटल 1 नंबर पर आएगा, तो किसी भी चीज़ की शुरुआत हम 2026 से करेंगे। तो क्या मैं ये पूछना चाहूँगा हम ये साल वेस्ट कर दें? बिल्कुल भी नहीं। आप अगर न्यूमरोलॉजी के पैटर्न के हिसाब से अगर देखेंगे ना, तो 9 नंबर दैविक शक्तियों का माना गया है। आप अगर देखेंगे कि प्रेगनेंसी जो होती है वो 9 मंथ्स की होती है और एक नए बच्चे का जन्म होता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि न्यूमरोलॉजी में इस बात का वर्णन किया गया है कि जब भी किसी चीज़ का डिस्ट्रक्शन होता है, खात्मा होता है, उसके बाद एक नई चीज़ की उपज होती है, क्रिएशन होता है। सो 9 नंबर बेसिकली एंडिंग का नहीं है, एक नई शुरुआत का दिया गया है। और इसलिए अगर आप देखेंगे कि शेल्डियन मेथड में खासकर, जो कि दुनिया भर में बहुत पॉपुलर और रिनाउंड भी है, 9 नंबर में कोई लेटर ही नहीं दिया गया है, क्योंकि उनका ये मानना है कि हम दैविक शक्तियों के बराबर नहीं आ सकते। और इसलिए अगर आप देखेंगे कि 1 से लेकर 8 नंबर तक सारे लेटर्स को एलोकेट किया गया है। आपने एक चीज़ बोली, लेटर नहीं दी गया है, मतलब 9 नंबर को कोई लेटर एलोकेट नहीं गया है, जिससे 1 से लेकर 8 तक नंबर्स हैं। तो 9 नंबर में कोई भी लेटर एलोकेट नहीं किया। गॉट इट ओके। सो 2025 अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 2025 ये एक रिलीजियस सेंटीमेंट्स का भी है और स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्टेड है। तो ये पर्टिकुलर जो साल है ना, मैं आपके सारे व्यूज ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगा कि ये साल मेडिटेशन का है, साधना का है, तब का है। तो 2024 में जैसे हम सब ने देखा कि 8 नंबर का टोटल था, कर्मा के हिसाब से फल मिलना, तो कर्म का जो जजमेंट था वो 2024 में हो चुका, अब ये फल वाला आ गया
ईयर। तो जो भी कर्मास हमने किए थे उसका अब रिजल्ट आना बाकी है, जो हमें 2025 में देखने को मिलेगा। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मैं बता रहा हूँ, ये साधना का तप का, और ये हम हर इंसान को करना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा ना कि जितने भी सिद्ध पुरुष लोग हैं या जितने भी मिलियनर्स या बिलियनर लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से पॉजिटिव वे में काम करके पैसा कमाया हुआ है, आपको देखने को मिलेगा ये सारे के सारे अर्ली मॉर्निंग राइजर्स मिलेंगे। और अर्ली मॉर्निंग राइज करने के बाद या उठने के बाद इन्होंने जो जब तक किए ना, उससे जो इनको स्पिरिचुअल एनर्जी मिली है, उससे कहीं ना कहीं इनको एक मार्क दिखता है, एक मार्क मिलता है, सिक्स सेंस इनका स्ट्रांग होता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि 2025 की जो पावर होती है ना, ये साधना और तप की है। और एक बहुत ही अच्छी बात आपको बोलना चाहूँगा कि पूजा पाठ हवन ये हम सब करते ही हैं। तो क्या होता है कि जब भी आप मंदिर में पूजा पाठ करते हो, आप भगवान को प्रे करते हो, तो क्या होता है, आप ईश्वर तक पहुँचने की चेष्टा करते हैं। लेकिन मेडिटेशन तप ऐसी चीज़ होती है कि जब आप तप करने बैठते हो ना, तो ईश्वर आपके पास आने की कोशिश करते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि 2025 पूरी तरह से आप अपने प्रेयर्स में, मेडिटेशन में लगाइए और फिर आप उसके रिजल्ट देखिए। हालांकि 2025 में अगर आप देखेंगे तो ये साल थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए भी हो सकता है क्योंकि नो डाउट यहाँ पर 2025 9 नंबर जैसे मंगल मार्स की एनर्जी होती है और ये विध्वंसकारी होता है, ये फायरी एनर्जी से भरपूर होता है और कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन के लिए भी 9 नंबर को माना जाता है। लेकिन इसके पीछे जो 25 नंबर है ना, इसका भी इन्फ्लुएंस इस साल आपको देखने को मिलेगा। सो 25 नंबर एक तरह से अगर आप देखेंगे तो ये स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ ये नई नई चीज़ों के आविष्कार का भी हो जाता है, क्योंकि केतु की आदत होती है पाताल से सोना निकालने का, बाल की खाल निकालने का काम करता है। इसकी इन डेप्थ की जो साइंस होती है, रिसर्च होती है या एनालिसिस होता है, वो इतना डेप्थ में जाता है कि नए नए आविष्कारों की खोज करता है। आपने देखा होगा कि 2023 का टोटल भी 7 नंबर पे था और AI हम सबके समक्ष 2023 में आया था। तो इस बार भी ये चीज़ नई तरह से आपको उजागर देखने को मिलेंगी 2025 में। करेक्ट। मैं आपसे ना एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। मेरे साथ मेरा कंसल्टिंग मेन बिजनेस है। अब मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि एक साल ऐसा होता है कि हमने बहुत पैसा बनाया, मल्टीपल क्रोर्स हमने बनाया, लेकिन एक साल ऐसा होता है कि वो नॉर्मल गया। मल्टीपल क्रोर्स नहीं, हाँ हमने करोड़ किया लेकिन मल्टीपल करोड़ नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक साल मेरे साथ ऐसा होता है कि हमने बहुत पढ़ाई करी, सीखा चीज़ें, फिर इम्प्लीमेंट करी, फिर ग्रो गए। 2024 में ऐसा हुआ हमारे साथ। 2023 में हमने बहुत बनाया था पैसा, लेकिन 2024 में हमने उतना ज़्यादा क्रेजी नहीं करा है, मेहनत करी है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ऑलरेडी जो हमने 2024 में चीज़ें करी हैं, हमने ना सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली कि हमारा 2025 कैसा रहेगा, हम क्या क्या काम करने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है 2025 हमारे लिए फाड़ सकता है। क्या ये चीज़ सही है कि एक साल ऊपर नीचे लोगों को जाता है, ऐसा बोल सकते हैं इस चीज़ को? अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बीच में कहां से आ गया, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूं। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल या बिजनेस ओनर हो और अपने बिजनेस के अंदर लीड्स, मार्केटिंग, सेल्स, ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं। और इवन अगर आपको यह भी फील हो रहा है कि आपका बिजनेस सैचुरेट हो चुका है, तो मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। नीचे डिजिटल धैर्य की ट्रेनिंग है, वहां पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि आप अपने बिजनेस को जीरो से कैसे स्केल कर सकते हो और इवन सैचुरेटेड बिजनेस को दोबारा से कैसे चला सकते हो। नाउ यू कैन एंजॉय दिस पॉडकास्ट। मैं जैसे हमेशा से बोलता हूँ कि आप चाहे वास्तु करा लीजिए, चाहे एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज या न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज को फॉलो कीजिए। कोई ना कोई 1-2 साल ऐसे ज़रूर आते हैं कि जहाँ पर ना हमने शांत बैठना होता है। न्यूमरोलॉजी में भी नेम करेक्शन होता है या कंपेटिबिलिटी होती है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें अमृतत्व का वरदान मिल गया कि मेरे 9 के 9 साल बहुत अच्छे जाएंगे। तो कोई ना कोई एक साल जैसे आता है और इस पर्टिकुलर ईयर में ना मतलब रिकमेंड किया जाता है कि आप शांति से वो साल निकालिए, क्योंकि अगर आपने शांति से वो साल निकाल भी दिया ना, तो आपने बहुत पैसा अर्न कर लिया या सेव कर लिया। लेकिन उस पर्टिकुलर ईयर में अगर आप रिस्क लेने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपके हाथों से बहुत कुछ निकल जाए। तो कई बार आपने बड़े बड़े नेताओं को भी इस तरह से देखा होगा कि पर्टिकुलर एक ईयर में ना वो शांत रहते, क्योंकि उनको पता है कि पर्टिकुलर इस साल की जो एनर्जीज हैं उनके साथ उतना ज़्यादा कॉपरेट नहीं करती है उनके साथ। एक बार आप दोबारा लाइट डालना चाहोगे इस पर 2025 बिजनेस ओनर्स के लिए या वर्किंग प्रोफेशनल जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा? वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड बिजनेसमैन के लिए अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही अच्छा साल रहेगा। इनफैक्ट अगर आप इस बार देखेंगे ना कि जो फॉर्च्यून 500 की लिस्ट आती है, इंडियन मिलियनर्स की जो लिस्ट आती है, इस बार कुछ नए चेहरे आपके समक्ष में आएंगे और ये ऐसे चेहरे आएंगे जहाँ पर यंगस्टर्स आपको दिखाई देंगे जिन्होंने नए नए इन्वेंशंस किए होंगे। तो इस साल का ना 2025 का जो साल है ना, आपको एक तरह से नए चेहरे पूरे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 2025 की एक और यहाँ पर खासियत मैं बताऊँ कि जितने छोटे बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग है, यहाँ पर भी आपको वंडर्स देखने को मिलेंगे। कोई चेस में आगे जाएगा, कोई क्रिकेट फील्ड में आगे देखने को मिलेगा, कोई अगर आप देखोगे कि यहाँ पर पजल सॉल्व करने में जाएगा, कोई मैथमेटिशियंस का कोई एक नया चेहरा आपके सामने में आएगा। तो बच्चों से रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा साल है जहाँ पर वो अपनी काबिलियत को यहाँ पर दुनिया के समक्ष रख सकते हैं। गॉट इट। राजीव जी, अब मैं चाहता हूँ कि
हम डिस्कस करें न्यूमरोलॉजी के बारे में कि 2025 कैसा रहेगा मूलांक के अकॉर्डिंग, उसके प्लस क्या माइनस क्या है वो डिस्कस करते हैं 1 से लेके 9 तक। जी। सो अकॉर्डिंग टू 2025 अगर हम नंबर 1 की बात करें तो किसी का भी डेट ऑफ बर्थ या डेस्टिनी नंबर 1, 10, 19 या 28 का अगर आ जाता है तो यहाँ पर ये साल उनके लिए बहुत ही अमेजिंग जाने वाला है। खासकर अगर मैं बिजनेस की बात करूँ या प्रोफेशन की बात करूँ या जॉब की अगर बात करूँ तो इनके यहाँ पर नए नए अचीवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। जो चीज़ें अभी तक नहीं सुधर पा रही थी, नहीं उनको अचीव हो पा रही थी, ये साल ऐसा है कि उनके कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। इनफैक्ट नंबर 1 के केस में अगर आप देखेंगे तो इनको नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने के चांसेस हैं। सरकार के साथ, गवर्नमेंट के साथ इनके जो कनेक्शंस होते हैं वो भी यहाँ पर बढ़ने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। और एक तरह से आप बोलते हैं ना कि रुतबा जो होता है जमाने का, वो नंबर 1 के लिए साल बहुत ही अच्छा अमेजिंग है। लेकिन बात अगर हम यहाँ पर करें कि सावधान रहने वाली और कौन सी चीज़ों का यहाँ पर अलर्ट अगर देखा जाए तो 1 नंबर के केस में उनके हेल्थ वाइज इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट कुछ प्रॉब्लम्स उनके मैरिटल लाइफ में भी देखने को मिल सकता है। सो जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ पर्टिकुलर ईयर ऐसे होते हैं कि हमें शांति से निकालना होता है, तो ये सावधान वाला ईयर है कि जहाँ पर आपको अपने पर्सनल रिलेशनशिप या मैरिटल रिलेशनशिप हो या हेल्थ वाइज आपको खासकर ध्यान में रखना है। श्योर। सो 2025 में अगर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो नंबर 2 के हिसाब से किसी का भी जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को अगर है तो वो 2 नंबर से रूल करता है। ऐसे केस में अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 2 नंबर का साल इनके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। लेकिन यहाँ पर मेनली लार्ज ऑडियंस के दिमाग में एक ही सवाल होगा कि 9 नंबर मंगल फायर का होता है और 2 नंबर जो होता है ये चंद्र पानी को रिप्रेजेंट करता है। तो अग्नि और पानी जब भी साथ में आते हैं तो ये विध्वंसकारी होती है या फिर यहाँ पर किसी एक का अस्तित्व रहता है। लेकिन अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ को अगर मैं देखूँ, इतने साल के मेरे जो रिसर्च है या इतने साल के जो मैंने एग्जाम्पल्स देखे हुए हैं, 2, 9 का कभी भी कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे ना तो पैसा बहुत बनाकर देकर जाता है। और इनफैक्ट बड़े से बड़े मिलियनर्स के भी अंदर ये सारे कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, तो प्रॉब्लम यहाँ पर आती है एंग्जाइटी इश्यूज़ को लेकर के, शॉर्ट टेम्परामेंट को लेकर के। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला ना छोटी बात को लेकर बड़ा गहरा चिंतन में जा सकता है। तो मेंटल जो डिस्टर्बेंसेस है वो नंबर 2 के केस में इस साल में देखने को मिल सकता है। और इसके लिए सबसे अच्छी जो औषधि हम बोलते हैं या जो रेमेडी बोलते हैं वो यही है कि अपने आप को कूल एंड काम रखे और मेडिटेशन स्टेज पर जाए, जहाँ पर उसका ये साल बड़े ही आराम से पैसों के साथ कमाते हुए निकलेगा। 2025 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसी का भी डेट ऑफ बर्थ अगर 3, 12, 21 या 30 को आता है तो ये भी 3 नंबर से रूल करता है। 3 का कोऑर्डिनेशन 9 नंबर के साथ सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि 3 नंबर जुपिटर बृहस्पति का यानी गुरु का नंबर हुआ और 9 नंबर हुआ मंगल का यानी सेनापति का। तो सेनापति जब भी कूच करने जाता है, किसी पर हमला करने जाता है, कभी भी उसकी कुछ अटैक करना होता है तो उसकी जो रोड मैपिंग होती है, उसकी जो प्लानिंग होती है ना, वो हमेशा से गुरु के अंडर में होती है। तो गुरु और सेनापति का ये जो पर्टिकुलर साल है बिजनेस कॉर्पोरेट लाइफ के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट का कारण यहाँ पर हो सकता है। इनफैक्ट जितने भी 3 नंबर के लोग हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भी नई नई ऊंचाइयों को छुएंगे, नए इनके जॉब के चांसेस लगेंगे। लेकिन 3 नंबर के साथ एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर। आप अगर देखोगे कि हम मानते हैं कि 1 से लेकर 9 नंबर में 1 नंबर सबसे ऊपर माना जाता है क्योंकि वो राजा का नंबर है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि 3 नंबर 1 नंबर से अपने आप को ज़्यादा ऊपर मानता है, क्योंकि राजा भी पैर छूने के लिए या गाइडेंस लेने के लिए गुरु के पास जाता है। तो गुरु का भी जो स्थान होता है वो राजा के बराबर का ही होता है। तो ये जो पर्टिकुलर 3-9 का जो कॉम्बिनेशन इस साल के लिए क्रिएट हो रहा है, कहीं ना कहीं डोमिनेंस नेचर आपको इन लोगों के अंदर में देखने को मिल सकता है। लेकिन यही डोमिनेंस नेचर इनको आगे तक लेकर जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिसको भी सांस की प्रॉब्लम है यानी ब्रीदिंग इश्यूज हैं, वो 3 नंबर के केस में इस साल ज़्यादा बढ़ने को देखने को मिल सकती है। तो अपना हेल्थ का यहाँ पर ज़रूर उनको ख्याल रखना चाहिए। तो राजीव जी, अब बात करते हैं सबसे खतरनाक नंबर के बारे में जो नेगेटिव भी माना जाता है। इसके बारे में हम और डिटेलिंग में आगे बात करेंगे। 4 नंबर के बारे में, उनके लिए कैसा रहने वाला है? मेरे हिसाब से तो 4 फरिश्तों के लिए नंबर माना जाता है और जिसके बारे में जैसे आपने बताया तो हम आगे इसका डीप में डिस्कशन करेंगे। सो किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 या 31 को आता है तो 2025 में ये पर्टिकुलर साल उसके लिए थोड़ा सा सावधानी वाला रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों एनर्जीज जस्ट ऑपोजिट तो है लेकिन एनिमिक एंड की है। 4 नंबर अगर राहु यानी डेमोनिक प्लैनेट से मानते हैं और 9 नंबर अगर हम देखें तो पॉजिटिव वे में हनुमान जी को भी यही नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो हनुमान जी के सामने अगर कोई असुर अगर आ जाता है तो ऑब्वियस ही बात है कि उसका तो खात्मा ज़रूरी है, यहाँ पर उसका तो विनाश होना ही होना है। लेकिन अगर पॉजिटिव सेंस में अगर आप बात करें तो 4 नंबर से ज़्यादा डिसिप्लिन और ज़्यादा ऑर्गेनाइज और दूसरा कोई नंबर हो ही नहीं सकता है। ये साल अगर 4 नंबर वाले सिस्टमेटिक प्लानिंग करके चलते हैं, अपने काम को ऑर्गेनाइज वे में करते हैं बेटर प्लानिंग के साथ में, तो ये नंबर साल भी उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। देखिए, मैं हमेशा से एक बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए साल बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा, लेकिन इन पैरामीटर्स को अगर आप फॉलो करते हैं ना तो 4 नंबर के लिए वंडरफुल साबित हो सकता है।
खासकर अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो 4 नंबर को अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि अपना एक बार फुल बॉडी हेल्थ चेकअप जरूर कराएं इस साल को लेकर के, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि राहु अदृश्य शक्तियों का होता है, अदृश्य चीज़ों का होता है। तो कोई ऐसी बीमारी जो लंबे समय से चलती आ रही है पर आपको पता नहीं है, तो यहाँ पर 4 नंबर को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि पर्टिकुलर एनर्जीज हेल्थ के इश्यूज क्रिएट कर सकती है, तो वहाँ पर इनको मेन ध्यान में रखना। श्योर। नंबर 5 मेरा फेवरेट है क्योंकि मेरा है प्लस विराट कोहली का है, तो कैसा रहेगा? जैसे कि आपने 5 नंबर के बारे में बोला, तो 5 नंबर सेंटर का नंबर है। 5 के पहले 4 नंबर, 5 के बाद 4 नंबर, तो 5 नंबर को ना ऐसा बैलेंसिंग नंबर माना जाता है। 2025 में जिसका भी जन्म 5, 14 या 23 को हुआ है, आप देखोगे कि ये पर्टिकुलर नंबर ना बहुत कुछ लेकर आ सकता है, लेकिन 5 नंबर के अंदर सबसे जो नेगेटिव हैबिट होती है कि शॉर्टकट में या जल्दी पैसा कमाने की, वो इस साल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलर कुछ ऐसी एनर्जीज है जो कि 5 नंबर के लिए डिस्ट्रक्शन भी पॉसिबिलिटीज देखने को मिल सकती है। 5 नंबर कि यहाँ पर वो लोग पैसा बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं जो कि किसी भी सब्जेक्ट के इन डेप्थ में जाते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल आप कंटेंट राइटर्स को देखते हो, आप स्क्रिप्ट राइटर्स को देखते हो, किसी को शेर व शायरी का शौक है, किसी को गाना कंपोज करने का शौक है, किसी को जोक्स वगैरह लिखने का शौक है, तो किसी भी चीज़ के गहरे अध्ययन में जाकर अगर आप उसको डिलीवर करेंगे तो आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बोलूँगा कि शॉर्टकट का हमने यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं देखना है, क्योंकि ये साल थोड़ा सा नेगेटिव वे में उनके लिए साबित हो सकता है। 5 नंबर के केस में एक चीज़ और भी है कि 5 यानी पंच तत्व से रिलेटेड होता है, और पंच तत्व की शक्तियां जहां पर मिल जाती है ना, तो इससे सबसे ज़्यादा, इससे बड़ा पावरफुल कुछ भी नहीं होता है। तो 2025 के केस में भी देखोगे तो सबसे लास्ट जो नंबर है वो भी 5 नंबर आता है। तो 5 नंबर की एनर्जी यहाँ पर सिंक्रोनाइज होती है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर 5 नंबर ने इस साल कोई भी जल्दबाजी की तो वहाँ पर फाइनेंशियल लॉसेस के चांसेस ज़्यादा होंगे, उसके खर्चे के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब चलते हैं 6th नंबर के ऊपर, ये कैसा रहने वाला है 2025 के अकॉर्डिंग? 2025 में अगर हम 6 नंबर की बात करें तो किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 6/15/24 का है, तो आप ना एक पैटर्न देखना, ईयर जो है वो 9 नंबर से रूल कर रहा है और कोई पर्सन है वो 6 नंबर से, तो 6 और 9 ये इन्वर्टेड पैटर्न का नंबर क्रिएट होता है। आपने वो एक कथन तो सुना होगा कि वुमेन आर फ्रॉम वीनस एंड मैन आर फ्रॉम मार्स, तो कहीं ना कहीं ये ना एक मस्कुलाइन और एक फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर फॉर्मेशन क्रिएट होता है, और ये नंबर अपने आप में बहुत पावरफुल भी माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है कि इस बार 6 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज उस हिसाब से क्रिएट हो रही है जहाँ पर मैरिज की प्रॉब्लम्स देखी जा सकती है। मैरिज की प्रॉब्लम्स यानी डिले इन मैरिज या मैरिज होने के बाद की जो सेपरेशन के चांसेस हैं इस साल सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आपकी ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि ये पर्टिकुलर ईयर ना डुअल मैरिज या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भी इंक्रीज कर सकता है, तो वहाँ पर हमारी ऑडियंस को यहाँ पर खासकर ध्यान देना रहेगा। 6 वालों के मजे हैं इस साल। ओके, 7 नंबर कैसा रहने वाला है? 7 की एनर्जी जब भी 9 के साथ क्रिएट होती है, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि 2025 में किसी का जन्म अगर 7, 16 या 25 को है तो उनके लिए बहुत अच्छा साल जाने वाला है। अब कैसे? अगेन यहाँ पर अगर आपकी ऑडियंस को अगर मैं बताना चाहूँगा कि 7 और 9 को ना एंटी नंबर्स की हैसियत से देखा जाता है, क्योंकि 7 केतु का नंबर है और केतु ना एक तरह से मोक्ष का नंबर माना जाता है, और 9 नंबर को ना सबके साथ रहने की आदत होती है। लेकिन कहीं ना कहीं 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, 9 नंबर हो गया आपका रिलीजियस सेंटीमेंट्स का नंबर। तो जितना भी ज़्यादा ये स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस सेंटीमेंट्स के अंदर आएंगे, इनसे अटैच होंगे, ये साल उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। और 7 नंबर के लिए जैसे मैं बता भी रहा था कि ये दोनों ऑपोजिट फोर्सेस जब भी साथ में आते हैं ना, तो फाइनेंशियल ग्रोथ जो पैटर्न देखने को मिला है ये ट्रेमेंडस देखने को मिलता है। तो 7 वालों के लिए बहुत ही अच्छा साल है। इनफैक्ट 2025 में भी 25 नंबर का योग भी 7 नंबर बनता है, तो कहीं ना कहीं 7 नंबर की एनर्जीज इस साल कहीं ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी इन कंपेरिजन टू अदर ईयर्स। श्योर। लेकिन 7 वालों को यहाँ पर सतर्क रहना है एक्सीडेंट से, तो एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा है, यहाँ पर सर्जरी के ऑपरेशन के चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पर पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूँ ना, तो अटैक की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर ज़्यादा है। एक 7 नंबर ना पागलपन भी लेकर आता है जब 9 नंबर के साथ में कंबाइन करता है। तो आपने कई बार सुना होगा कि मॉल में किसी ने अंधाधुंध गोलियां चला दी, या फिर कहीं भीड़ के इलाके में ब्लास्ट कर दिया, कुछ इस तरह की गतिविधियाँ आपको पूरी दुनिया भर में देखने को मिलेंगी। तो 7 नंबर इज प्रोन टू एक्सीडेंट्स एंड सर्जरी ऑल्सो। तो ये साल बिजनेस प्रॉफिट के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, बट कहीं ना कहीं आपको इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान रखना होगा। अब चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ जो है हमारा 8, ये भी नेगेटिव नंबर आता है, तो ये कैसा रहने वाला है 2025 के अकॉर्डिंग? 2025 में अगर हम 8 नंबर की बात करें तो किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 8, 17 या 26 का आता है तो 8 नंबर से रूल करते हैं। अब शनि का मंगल के साथ क्या लेना देना, दोनों की एनर्जी से अपोजिट है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको ये साल को पॉजिटिव क्रिएट करना है
तो आपको दान धर्म के काम में ज़्यादा आना होगा, क्योंकि 9 नंबर जो होता है ये ह्यूमैनिटेरियन नंबर है, और शनिदेव के केस में तो हम सब जानते ही हैं कि जितना आप दान पुण्य करेंगे उतना ज़्यादा शनिदेव आपसे प्रसन्न होते हैं, यानी दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की मदद करना। और 9 नंबर भी अगर आप देखेंगे तो ह्यूमैनिटेरियन नंबर के केस में आता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में अगर मैं बात करूँ तो दान धर्म के अलावा सबसे बड़ा दान क्या होता है? रक्तदान। तो मैं सारी ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगा कि इस बार रक्तदान ज़रूर करें, जिससे कि आपको इस साल की मैक्सिमम पॉजिटिव एनर्जीज मिलती रहे। गॉट इट। अब चलते हैं 9 नंबर की तरफ, क्योंकि डोमिनेट भी करता है नंबर। तो आप बताइए 9 कैसा रहेगा अकॉर्डिंग टू 2025? 9 नंबर के केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। सो 2025 में अगर आप देखेंगे कि 9 नंबर के जितने भी रूलिंग नंबर है, लाइक 9, 18 एंड 27, इनके लिए सबसे बेस्ट नंबर जो होगा वो आएगा नंबर 36। पिछली बार मैंने 2024 में बताया था कि किस तरह से 8 नंबर का रूलिंग ईयर है और 28 नंबर सबसे ज़्यादा फायदा दे सकता है। और आपने अभी रिसेंट में देखा भी होगा कि अल्लू अर्जुन का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 28 तारीख का है, और किस तरह से बॉक्स ऑफिस में वो सुपर हिट एक मूवी पुष्पा 2 दी हुई है, और जिसमें उन्होंने 300 करोड़ की अपनी फीस भी चार्ज की है। सो ये अपने आप में वन ऑफ द हाईएस्ट पेमेंट है जो उन्होंने चार्ज की हुई है। इसी तरह से 2025 में 9 नंबर के लिए बहुत अच्छा साल तो रहने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लड से रिलेटेड इश्यूज, डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज, शॉर्ट टेम्परामेंट से रिलेटेड इश्यूज वो उनके अंदर में देखने को मिल सकता है। और इस बार का सबसे जो बेस्ट एंड लकी नंबर है, जैसे 2024 में 28 नंबर बताया था, इस बार का नंबर है 36। तो जिसका भी डेस्टिनी नंबर 36 है, या जिसका ऑफिस नंबर, हाउस नंबर 36 है, या जिसका भी नेम नंबर 36 पर है, उनके लिए साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। राजीव जी, हमने बहुत सारे पॉडकास्ट किए, हमने बहुत सारे पॉडकास्ट में सुना है कि एक लोशो ग्रिड होती है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोशो ग्रिड इंडिया के हिसाब से होते ही नहीं है। कुछ कहते हैं इससे फ़ायदे होते हैं, कुछ कहते हैं इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, बकवास है बिल्कुल। लोशो ग्रिड के ऊपर ना बहुत सारे मिसकंसेप्शन है मार्केट के ऊपर। आप क्या बोलना चाहोगे, कुछ बताना चाहोगे? लोशो ग्रिड में कुछ नंबर भी मिसिंग होते हैं, तो उसकी भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। तो आप क्या बोलना चाहते हो इसके बारे में? कोई भी पर्टिकुलर मेथड है ना, हम उसे एकदम से नकार तो नहीं सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसके पीछे कई सालों की स्टडीज़ होती हैं, कई बड़े बड़े लोगों के उसके अध्ययन किए होते हैं। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि लोशो ग्रिड अपने इंडिया में जितना कंटेंट है, दैट इज़ जस्ट हार्डली 15 to 20% ऑफ द एक्चुअल जो मेथड होता है उसका। एंड कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे चाइना की जैसे पद्धति है, और चाइना के केस में अगर आप देखेंगे कि चाइना का कोई भी प्रोडक्ट हो या सर्विसेज है इंडिया में जल्दी वायरल हो जाता है, तो ये लोशो ग्रिड भी वैसे ही वायरल हुआ है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर हमारा ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि आप अगर वास्तु के हिसाब से डायरेक्शंस देखेंगे तो लोशो ग्रिड के जो डायरेक्शंस हैं, और आप पाइथागोरस ले लीजिए या फिर शेल्डियन या वैदिक न्यूमरोलॉजी लेंगे, तो यहाँ पर डायरेक्शन टोटली डिफरेंट है। हम अगर अपने हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो हमारा सनराइज़ कहाँ से होता है? ईस्ट से। लेकिन लोशो ग्रिड में यहाँ पर बताते हैं कि नॉर्थ साइड से होता है। तो आप अगर किसी के घर में वास्तु के हिसाब से लोशो ग्रिड को फॉलो करते हैं, तो आपको अगर किसी सूर्य का पिक्चर लगाना होगा, उसके घर में तो आप नॉर्थ का लगाएंगे। लेकिन हिंदू धर्म के हिसाब से अगर हम देखें, हिंदू मतलब मेथड के हिसाब से अगर हम देखें, तो नॉर्थ का जो स्थान होता है वहाँ पर तो अच्छा नहीं माना जाता इस पर्टिकुलर सूर्य का पिक्चर अगर लगाते हैं। तो यहाँ पर कई बार वेरिएशंस आते हैं। दूसरा क्या होता है कि मैंने ग्लोबली आई हैव गॉन थ्रू मोर देन 1200 to 1500 बुक्स ऑन न्यूमरोलॉजी अक्रॉस द ग्लोब, और वहाँ पर मैंने कभी मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट ही नहीं देखा, ना सुना है करके। ये मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट जो लोशो ग्रिड में आया हुआ है, मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर अगर आपको एक पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ को भेजता है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के आपको भेजा हुआ है। आपके पास डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स होते हैं वही आपके लिए हथियार होते हैं, उन्हीं को लेकर आपने इस रणभूमि में उतरना है। तो आप अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि मेरे पास 5 नंबर नहीं है, मेरे पास 6 नंबर नहीं है, मेरे पास 7 नंबर नहीं है, इसको मैं एक्टिवेट करूँ, इसको एनर्जी को मैं एक्टिवेट करूँ, हो सकता है कि ईश्वर ने आपको जानबूझ करके वो एनर्जी नहीं दी है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी नंबर्स आपके पास में है ना, उसी को लेकर के आपने आगे बढ़ना है। आपने कभी भी देखा होगा कि एस्ट्रोलॉजी में जब कुंडली बनती है तो कुंडली में तो सारे के सारे प्लैनेट्स विराजमान होते हैं किसी न किसी घर में, लेकिन ये हमने न्यूमरोलॉजी में ही देखा है कि ये पर्टिकुलर मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट। अब मिसिंग नंबर के कॉन्सेप्ट में भी बहुत सारी मिसकंसेप्शन से या धारणाएं कुछ ऐसी हैं। अगर किसी के पास 5 नंबर नहीं है तो मुझे ग्रीन हैंकरचीफ पॉकेट में रख देना चाहिए। तो ग्रीन हैंकरचीफ पॉकेट में रखने से क्या मेरा 5 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा? तो ये पर्टिकुलर जो रेमेडीज लोशो ग्रिड में दी गई है ना, ये लोशो ग्रिड की कभी रेमेडीज रही नहीं है। ये रेमेडीज है लाल किताब और एस्ट्रोलॉजी की। तो वहाँ के पैरामीटर्स जो है वो यहाँ से टोटली डिफरेंट है। मैं जैसे हमेशा से बोलता हूँ कि विष्णु जी के 10 अवतार हैं। 10 अवतार क्यों अवतरित हुए? क्योंकि उनके काम अलग अलग थे, उनका टास्क अलग अलग था, इसलिए अवतरित हुए ना। इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी पूरे साइंस की ऑकल्ट साइंस की जननी है, और न्यूमरोलॉजी हुआ, वास्तु हुआ, रेकी है, पामिस्ट्री, सबके कर्म काम अलग अलग टास्क डिफरेंट है। तो हम क्यों लाल किताब और एस्ट्रोलॉजी को यहाँ पे सम्मिलित करते हैं, मिक्स कर देते हैं? इसी तरह से अब कई बार देखने को मिलेगा कि 7 नंबर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ में नहीं है। अब कई लोग बोलते हैं कि मुझे पुत्र संतान की प्राप्ति चाहिए, तो आप
को बोला जाएगा कि 7 नंबर को पोर्ट करने के लिए घर में एक डॉग को पालिए या बाहर स्ट्रीट डॉग को फूड खिलाते जाइए, तो आपका 7 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि इस तरह की सारी विधियाँ हम जब इस सब्जेक्ट में एंटर करते तो मैंने सब कुछ करके देखा, बट उतने रिलेवेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कि इंडियन ओरिजिन जो हमारे न्यूमरोलॉजी है, जिसे हम अंक शास्त्र बोलते हैं, आप अगर देखेंगे कि हमारे जो अल्फाज होते हैं, हमारे जो शब्द होते हैं, हमारी जो साउंड प्रोनोलॉजी होती है, उसके हिसाब से इन नंबर्स को, इन लेटर्स को एक नंबर एलोकेट किया गया था। और शेल्डियन मेथड जिसके बारे में मैं बात करता हूँ, ये पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा रिनाउंड है और इसके रिजल्ट भी बड़े अमेजिंग से देखने को मिलते हैं। तो मेरा ये मानना है कि लोशो ग्रिड में बहुत सारे और भी मिसकंसेप्शंस हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि वहाँ पर 8 योगास बनते हैं कि जिसके पास 4, 5, 6 है उसके पास राजयोग है, जिसके पास 2, 5, 8 है उसके पास प्रॉपर्टी का राजयोग है। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हमारे सामने कि आप मिलियनर्स और बिलियनर्स की लिस्ट उठाकर देखेंगे तो ये पर्टिकुलर कॉलम जो है उनके पास मिसिंग होगा या कोई नंबर मिसिंग होगा। तो एक्चुअल में राजयोग के जो तरीके होते हैं ना, यहाँ पर हज़ारों में होते हैं। और मैं आपको एक बहुत बारीकी की बात बताता हूँ। हर इंसान के पास राजयोग होता है, सिर्फ राजयोग की पहचान करनी होती है। इनफैक्ट कई सारे डेट ऑफ बर्थ के कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जहाँ पर 4-4 का कॉम्बिनेशन होगा, 8-8 का कॉम्बिनेशन होगा, जिससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव माना जाता है। तो इन कॉम्बिनेशन की भी जब स्टडी करते हैं ना, तो वहाँ पर भी पता पड़ता है कि राजयोग वहाँ कहाँ से निकल करके आ सकता है। और आप अगर देखोगे ना कि न्यूमरोलॉजिस्ट का मेन काम यही होता है कि प्रॉपर गाइडेंस देना। लेकिन लोशो ग्रिड में दूसरा क्या होता है कि लोशो ग्रिड के में जो नेम करेक्शन किया जाता है उसमें भी शेल्डियन की टेबल को फॉलो किया जाता है। लोशो ग्रिड की अपनी कोई टेबल नहीं है, वहाँ पर भी इस टेबल को फॉलो किया जाता है। तो आप अगर शेल्डियन में ही इन डेप्थ अगर एंटर करके देखोगे तो अथाह सागर पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कि हम बोलते हैं कि लोशो ग्रिड के हिसाब से अगर ये नंबर मिसिंग है, मान लीजिए किसी का 6 नंबर मिसिंग है, उसका नाम 40 या 41 पर है, हम किसी एक लेटर को उठा करके यहाँ पर 42 का टोटल लेकर आते हैं, 51 का टोटल लेकर के आते हैं। क्या ये संपूर्ण है? क्या ये पूरा हो जाता है? और ये प्रैक्टिस तो आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा तक कर रहा है। इसमें कौन सी बड़ी साइंस है? आजकल इतनी एप्लीकेशन से, इतनी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप किसी भी लेटर को ऐड करेंगे आपको टोटल नंबर मिल जाएगा। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि न्यूमरोलॉजी उतनी ईजी नहीं है जितना हम समझते हैं। हम लोशो ग्रिड में सिर्फ 81 कॉम्बिनेशंस को स्टडी करते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर आप इन डेप्थ में स्टडी करने जाओगे ना, तो जिस तरह से सैकड़ों, हज़ारों या मिलियंस में कॉम्बिनेशंस होते हैं, एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में भी उसी तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आप या मैं कभी भी ड्राइवर या कंडक्टर को देखेंगे, यानी बर्थ और डेस्टिनी नंबर को देखते हैं, लेकिन ये कैसे पता पड़ेगा कि बर्थ और डेस्टिनी नंबर हमसे क्या चाहता है? क्योंकि एक 10 से डिफरेंट है, 10 19 से डिफरेंट है, 19 28 से डिफरेंट है। तो आप मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 19 तारीख का है, मेरा 28 तारीख का है, आप में और मेरे में जमीन आसमान का फ़र्क है। तो पहले तो ये कंपाउंड नंबर की डेफिनेशन आती है, फिर कंपाउंड नंबर का डेफिनेशन का कॉम्बिनेशन आता है कि डेस्टिनी नंबर पे क्या आ रहा है। अब मान लीजिए आपका कॉम्बिनेशन 1-5 का अगर आ जाता है, अब 1-5 का कॉम्बिनेशन किस राशि में जन्म लिया है, कौन से ज़ोडिएक साइन में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डेट ऑफ बर्थ के अंदर कौन कौन से नंबर्स हैं। मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ में अगर 4-4-8 आ जाता है, 1-5 का कॉम्बिनेशन है, 4-4-8 आ जाता है, बाय डिफॉल्ट आप मान के चल लेना कि बंदा सुपर इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि 2 राहु के नंबर और 1 शनि का नंबर ना, ये बहुत सुपर इंटेलिजेंट आपको बना देता है। लेकिन ऐसे लोगों के साथ हमेशा से रिस्क बनी रहती है कि इनकी जो डेथ होगी वो मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में हो सकती है, या मर्डर हो सकता है, या फिर किसी बहुत बड़ी बीमारी के कारण भी हो सकता है। तो ये एक इंडिकेशन मिलता है आपको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। अभी आप ड्राइवर कंडक्टर के हिसाब से नहीं निकाल सकते। इसी तरह से किसी के पास अगर 4-7-8 डेट ऑफ बर्थ में आ गया, तो उसका ना हमेशा से एक ही पंचलाइन आता है, ये दिल मांगे मोर। उसके डिमांड्स को आप कभी पूर्ण नहीं कर सकते हो। जितना पैसा आ जाए, जितनी गाड़ियाँ, जितने मकान आ जाए ना, उसे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इसी तरह से किसी के डेट ऑफ बर्थ का पैटर्न अगर आप देखते हो कि 4-6-9 अगर आ जाता है, तो 4-6-9 क्राइम टेंडेंसीज को इंक्रीज करता है, प्लस ये एक्स्ट्रा मैरिटल को भी बढ़ावा देता है। तो आप मान लीजिए किसी क्लाइंट का डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन 4-9 पर है और आप सोचते हो कि मुझे उसे 6 नंबर पे नाम देना चाहिए, तो ये जो पर्टिकुलर नेगेटिव से ना, हमें इसको भी कंसिडर करना पड़ता है कि कहीं वो गलत रास्ते पे तो नहीं चला जाएगा। आपने कई बार देखा होगा कि हम बोलते हैं कि 24 नंबर को यूज़ करना चाहिए। 24 नंबर बहुत अच्छा नंबर है, मैं भी मानता हूँ उसे, लेकिन हर व्यक्ति को 24 नंबर सूट करे ये ज़रूरी तो नहीं। 140 करोड़ से ऊपर की आबादी है हमारी, सब अगर 24 नंबर लिखना शुरू कर देंगे तो सबको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। आप शायद बिलीव नहीं करेंगे, पर मैं ये आपसे वैसे भी बोलूँगा कि आप कभी अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करके देखिएगा, 24 नंबर आप किसी एडिक्ट पर्सन को देते हो जिसको एडिक्शन है, ये उसकी एडिक्शन की पावर को और ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। कई बार किसी इंसान ने 24 नंबर लिखना शुरू किया और उसका जो उठना बैठना, मिलना जुलना है किसी गलत लोगों के साथ हो गया, उसके अंदर एडिक्शन की भावना आ जाती है।
सो कोई एक पर्टिकुलर नंबर एक इंसान के लिए पूरी दुनिया भर के लिए ठीक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर नंबर के वेरिएशंस इतने मिलियंस में होते हैं कि जहाँ पर बहुत गहराई से अध्ययन करना पड़ता है। और तभी मैं बोलता हूँ कि नेम नंबर का जो करेक्शन है ना, कभी भी अपने आप से ना करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जब हम नेम करेक्शन करना शुरू करते हैं। तो श्योर, हम ना न्यूमरोलॉजी के ऊपर आएंगे, लेकिन उससे पहले ना मुझे आपसे एक चीज़ के ऊपर डिस्कस करना है। जैसे 2, 4, 8 जैसे नंबर है, स्पेशली 4 नंबर को बहुत नेगेटिव बोला गया है। मैं जितने भी अभी तक न्यूमरोलॉजिस्ट से बात करी है, जो भी शो पे आए हैं हमारे, तो उन्होंने 4 नंबर को बहुत नेगेटिव बताया है। ऐसा क्यों है और क्या ये लाइफ में ग्रो कर पाते हैं? सो 248 के केस में अगर आप देखोगे कि न्यूमरोलॉजी में ना एक पैटर्न क्रिएटेड है मार्केट में कि 1, 3, 5, 6 पर ही नाम होना चाहिए, क्योंकि ये रिजल्ट्स बहुत अच्छा देते हैं। किसी का भी नाम का टोटल अगर 1, 3, 5 या 6 पर आता है तो ही इसे अच्छा माना जाता है। मैं तो पूछता हूँ कि हमारे पास टोटल 9 नंबर है, उसमें से सिर्फ आपने 4 नंबर चूज़ किया, बाकी 5 नंबर कहाँ जाएंगे? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बाकी 5 नंबर नेगेटिव रिजल्ट्स ही देंगे। आप अगर देखोगे हिंदुस्तान में चाहे बाहर, बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिनके नाम 2, 4, 8, 7, 9 पर हैं, तो उनको आखिर अच्छे रिजल्ट्स कैसे मिल रहे हैं? सो 248 के ऊपर ना एक बहुत बड़ी मिथ्या क्रिएटेड है कि किसी के मोबाइल नंबर में अगर 2, 4, 8 आ जाता है, क्योंकि 2 नंबर चंद्र का होता है और चंद्र की डिपेंडेंसी किसी के ऊपर रहती है, वो अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर पाता है, इसलिए 2 नंबर को वीक नंबर माना जाता है। 4 नंबर राहु का, ये असुरी रॉबिनहुड डेमोनिक नंबर है, इसलिए इसे नेगेटिव माना जाता है। और 8 नंबर वो तो कर्म प्रधान है, वो तो आपसे बोला है कर्म करो तो मैं रिजल्ट दूं, हम कर्म ही नहीं करना चाह रहे, सारे शॉर्टकट के रास्ता अपना जा रहे हैं, तो ये 248 को नेगेटिव मान लिया गया। अब कई बार जैसे आपने सुना होगा कि किसी के मोबाइल नंबर में अगर 248 अगर आ जाता है तो हमें ऐसा नंबर नहीं लेना चाहिए। मैं तो ये एक बात पूछता हूँ कि आपने मोबाइल नंबर के लिए तो आप सोचते हो कि 248 नहीं होना चाहिए, मानिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो 4, 8 आ गया, तो क्या आप अपनी जन्म तारीख बदल पाएंगे? किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर 24 अगस्त को है, 248 तो वहाँ पर आ गया। तो कोई नंबर बुरा नहीं होता है, हर किसी की जो शक्तियाँ, जो रिजल्ट्स देने के तरीके होते हैं ना, वो यहाँ पर डिफरेंट हो जाते हैं। तो 2 नंबर, मैं तो हमेशा से बोलता हूँ कि 1 से लेकर 9 नंबर में सबसे पावरफुल नंबर कौन सा होता है? तो मैक्सिमम लोगों का रिप्लाई होता है सूर्य का, क्योंकि नंबर 1 है, जहाँ से खड़ा होता है लाइन वहीं से शुरू होती है। लेकिन आप अगर देखोगे ना, तो कि सबसे पावरफुल नंबर 2 नंबर को मानता हूँ मैं, क्योंकि 2 नंबर हमारे मन को कंट्रोल करता है। हम क्या करते हैं? हम घूमने गए, मन किया, हमने ये किया क्योंकि मन किया। 2 नंबर अगर आप देखोगे कि पानी को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारे मन को भी रिप्रेजेंट करता है। आपका मन अगर आपके संतुलित में है, आपके कंट्रोल में है, तो आप दुनिया में किसी भी चीज़ से आप लड़ सकते हो, भिड़ सकते हो, आप अचीवमेंट्स पा सकते हो। लेकिन मन ही गड़बड़ा गया अगर आपका, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, चाहे आपके पास सत्ता की पावर क्यों ना हो, पैसों की पावर क्यों ना हो। आपने कई बार देखा होगा ना कि गंदगी को मिटाने के लिए भी, साफ करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। Correct. किसी बंदे को बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की हैबिट है, तो 60-90 ml का अगर पैक भी लेता है, तो डाइल्यूट करने के लिए क्या करता है? पानी मिलाता है ना। तो आप अगर देखोगे कि सबसे स्ट्रांग जो होता है ना, पानी को माना जाता है, यानी 2 नंबर को माना जाता है। इसी तरह से 4 नंबर के केस में अगर आप देखोगे कि जहां पर आज की दुनिया में इतना कंपटीशन बढ़ चुका है और एआई का जो जमाना है, ये 4 नंबर नहीं तो दिया है, 4 और 7 के तो देना है। तो जितना भी रिसर्च आता है, जितनी भी क्रिएटिविटी आती है, जितना भी इन्वेंशंस आते हैं, इनोवेशंस आते हैं, ये सब 4 और 7 के देन रहती है। तो आपके अंदर डेमोनिक शक्तियां होनी ज़रूरी भी है कभी, ताकि आप उसके हिसाब से मार्केट में कॉम्पीट कर पाए। आप अगर देखोगे कि आजकल बड़ा नाम चल पड़ा है दिलजीत दोसांझ का, लेकिन मेहनत तो बड़े टाइम से कर रहे हैं। तो आप अगर उनका डेट ऑफ बर्थ देखेंगे कि 6 जनवरी 1984 का है, सो अगर यहाँ पर अगर आप टोटल करके देखेंगे तो उनका कॉम्बिनेशन 6 और 2 का आता है। अब मैं ये पूछता हूँ कि जिस बंदे का डेस्टिनी नंबर 2 है, जिसे हम वीक मानते हैं, आज पूरी दुनिया में सिक्का जमाए हुए हैं उन्होंने। और दिलजीत दोसांझ का अगर आप नाम का टोटल देखेंगे तो वहाँ पर 40 नंबर का आता है, 4 नंबर का है। इसी तरह से आप कपिल शर्मा के केस में देखिए, दुनिया भर में बहुत ज़्यादा रेनाउंड है, 31 नंबर पे उनका नाम आता है, उनका भी टोटल नंबर 4 पर है। लता मंगेशकर जी के मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया है, उनका भी टोटल नंबर 40 नंबर पर आता है, 4 नंबर का टोटल है। तो आप देखो कि 4 नंबर कहाँ बुरा है। मेरा ये मानना है कि जो भी आपका नाम होता है, उसके बैकएंड की एनर्जीज को चेक कीजिए, वो बैकएंड की एनर्जीज आपको बताएंगी कि ये 4 नंबर कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है। नो डाउट अबाउट विकास दुबे ऑल्सो, जो हिस्ट्री शीटर रह चुके क्रिमिनल। आप अगर उनका नेम नंबर देखेंगे 31 नंबर, उनका भी 4 नंबर पर है, लेकिन बैकएंड की एनर्जीज उनकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो 4 नंबर मेरे हिसाब से खराब नहीं है। 4 नंबर आपको वो सारी चीज़ें दे सकता है, और वो भी कम समय में, जो बाकी दूसरे नंबर नहीं दे पाते यहाँ पर। इसी तरह से 8 नंबर की अगर हम बात करें, शनि। अब शनि कर्म प्रधान है, दूसरा शनि जज है। हम जो भी कर्मा करते हैं उसका रिजल्ट वो वहाँ पर दे देते हैं। अब नॉर्मल सी बात है, कोई साधारण सा व्यक्ति किसी जज के सामने भी खड़ा होगा ना, तो उसके हाथ पैर कांपने लगेंगे, पता नहीं क्या डिसीजन दे दे। तो 8 नंबर से हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हर इंसान ने कोई ना कोई पाप किया होता है, भले वो झूठ ही क्यों ना बोला, एक छोटा सा झूठ एक पाप में ही माना जाएगा। तो हम इसलिए शनिदेव से बहुत ज़्यादा डरते हैं। लेकिन मैं
ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह से हम शनिदेव को 8 नंबर से कोरिलेट करते हैं और हम ये मानते हैं कि जिनका 8 नंबर को जन्म हुआ है उनकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स है, मैं तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये जो व्यक्ति जिसका जन्म 8 तारीख को या 17 या 26 को हुआ है ना, इसके अंदर शायद काबिलियत ही उतनी ज़्यादा थी कि उसको 8 नंबर पर भेजा गया। 8 नंबर ने ना अपने जन्म में इतने सारे दुख देखे होते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि उसके सामने एक और चैलेंज आ जाएगा ना, वो हंसते हंसते उसे निभा देगा। 8 नंबर अगर हम शनिदेव के हिसाब से अगर कनेक्ट करते हैं तो आप इसे कृष्ण जी से क्यों नहीं कनेक्ट करते हैं, मैं तो ये बोलता। कृष्ण जी के अगर केस में अगर आप देखेंगे ना तो उनका जो जन्म हुआ था वो भद्रपात महीने के 8वें दिन पर हुआ था, जिसे हम अष्टमी मानते हैं, तो वहाँ पर भी 8 नंबर आ गया। आप अगर देखेंगे कि उनका जो जन्म हुआ था रात्रि के 8वें पहर पे हुआ था। देवकी और वासुदेव जी के भी ये 8वीं संतान थी। इनफैक्ट लॉर्ड विष्णु जी यानी विष्णु भगवान जी के भी 8वें अवतार थे, और जिस कारावास में इनका जन्म हुआ था वहाँ पर माना जाता है कि 8 द्वार थे। तो कहीं ना कहीं 8 का जो कनेक्शन है वो कृष्ण जी के साथ भी है। अगर हम शनिदेव को काला मानते हैं तो राधा तू क्यों गोरी मैं क्यों काला, तो कृष्ण जी का भी तो कलर वैसा ही है। और कृष्ण जी का कलर भी अगर आप देखेंगे तो दूसरा कलर रिप्रेजेंट करता है डार्क ब्लू कलर का, जो पीकॉक कलर है, जो हमेशा से उनका पंख भी लगा रहता है। तो उनके जो कृष्ण जी के शरीर को अगर आप देखेंगे कई मंदिरों में कई पिक्चर्स में, तो वो भी डार्क ब्लू कलर के हिसाब से सिम्बलाइज किया जाता है वहाँ पर। तो ये जो डार्क ब्लू कलर है, आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि शनि लिब्रा हाउस में उच्च का माना जाता है, और वहाँ पर जो पॉजिटिव कलर होता है वो भी डार्क ब्लू कलर का होता है। तो आप देखोगे कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, खासकर अगर मैं एग्जांपल दूँ तो ट्विटर और फेसबुक, इनका भी टोटल 8 नंबर पर है। अब आप सोचेंगे कि इनका सक्सेस का राज क्या है, तो आप अगर देखोगे कहीं ना कहीं कलर कॉम्बिनेशन भी यहाँ मेजर रोल प्ले करता है। तो पहले जो ट्विटर था और जो फेसबुक था उसका जो बैकग्राउंड है वो भी ब्लू कलर में आपको देखने को मिलेगा। तो आपकी जितनी ऑडियंस है मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि किसी का भी डेट ऑफ बर्थ अगर 8 तारीख का है या डेस्टिनी 8 तारीख का है, या फिर आपका मकान नंबर अगर 8 तारीख का है ना, तो उस मकान नंबर के को आप डार्क ब्लू में पेंट करा दीजिए। और कहीं ना कहीं ये 8 नंबर वाले जो लोग होते हैं अगर ब्लू कपड़े पहनना शुरू करते हैं तो पॉजिटिविटी वहाँ पर देखने को मिलती है। करेक्ट। अगर अभी देखा जाए तो ट्विटर ने अपना लोगो चेंज कर दिया है और नाम भी चेंज कर दिया, तो बिल्कुल उन्होंने एक्स करके, एक्स और ब्लैक और वाइट कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा उनके लिए। एक्स नंबर के केस में अगर आप देखेंगे कि एक्स की जो वैल्यू होती है वो नंबर 5 पर आती है, और 5 नंबर के केस में जो उनका कलर कॉम्बिनेशन है वो ब्लैक कलर का है। तो सैटर्न जो ब्लैक कलर सिंबलाइज करता है 5 नंबर के केस में, तो 5 के लिए भी सपोर्टिव है, बट उतना ज़्यादा बेटर नहीं जितना 6 करता है। दूसरा, पाइथागोरस थ्योरी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक्स इज 24th लेटर, तो वहां पर भी 6 नंबर का इन्फ्लुएंस आ जाता है। तो एक्स को बेसिकली 2 नंबर रूल करते हैं, नंबर 5 एंड नंबर 6। गॉट इट। अभी ना मैं रिसेंटली बहुत सारे यूट्यूबर को देख रहा हूँ, जैसे ही एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में बहुत ज़्यादा बूम है, तो मैंने अब जिनके साथ पॉडकास्ट किया उन्होंने भी अपना नाम चेंज कर लिया। एक्चुअल में मैं 2 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपना यूट्यूब पे नाम चेंज कर लिया। आधार कार्ड पैन कार्ड में पता नहीं मुझे है कि नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या न्यूमरोलॉजी काम करती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और नाम चेंज कर लिया है तो आधार कार्ड पैन कार्ड का फिर क्या होगा? ये तो एक फेक आइडेंटिटी हो गई ना, कि आपने अपना गलत नाम लिख दिया सोशल मीडिया पे, और वो काम कैसे करेगा हमारे लिए पर? ठीक बात है। सो मान लीजिए कि आपके घर में एक टीवी है, उस टीवी को आप जब भी ऑपरेट करते हो आपके रिमोट से बहुत इजीली एक्सेस आप कर सकते हो। मान लीजिए मैंने आपको अभी उस रिमोट को रिप्लेस करके किसी दूसरी कंपनी का रिमोट आपके हाथ में दे दिया। सो टीवी आपका सैमसंग का है, रिमोट आपके पास LG का है। आप कितना भी ऑपरेट करेंगे दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं है। अब होगा क्या कि आपने कोई चैनल देखना है तो आपको उसके साइड बटन्स को बार बार जाके प्रेस करना होगा। आपके घर में कोई बच्चा है, उसने बोला मुझे कार्टून देखना है, आपने फिर वहाँ पे बटन प्रेस करना है। आपके घर में कोई सीनियर व्यक्ति जिसको न्यूज़ चैनल देखना है, उन्होंने चैनल की डिमांड की तो आपको फिर से वहाँ पर बटन प्रेस करना है। इस पूरे प्रोसीजर में एक्चुअली में हो क्या रहा है? पूरे प्रोसीजर में टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है और एफर्ट ज़्यादा लग रहा है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है? फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा। यानी जिस काम में आपको रिजल्ट जल्दी मिलना चाहिए उसमें आपकी मेहनत और टाइम ज़्यादा जा रहा है। अब अगर LG की जगह मैं वापस आपको सैमसंग का रिमोट दे देता हूँ तो यहाँ पर आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। अब इसकी जो रेस जाती है जिससे टीवी में चैनल्स या वॉल्यूम ऊपर नीचे होते हैं, ये रेस तो हमें दिखती नहीं है। इसी तरह से नाम के में भी ये होता है कि जो उसकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन होती है हमें दिखती नहीं, पर ये अपने पैटर्न्स के हिसाब से काम करती है। दूसरा ये होता है कि जब भी हम अपने नाम के अंदर चेंज करते हैं इंसान का दूसरा जन्म होता है। आज हम देखते हैं कि किसी घर में जब बच्चे का जन्म होता है तो हम नामकरण संस्कार की एक प्रथा होती है कि जब बच्चे को एक नाम दिया जाता है। आप मान के चलो कि आज की डेट में आप किसी के कंसल्ट करके आप अपने नाम के अंदर चेंजेस लेकर आते हो। इस नाम के चेंज करने के बाद फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, एनर्जीज, प्लैनेट सब कुछ चेंज हो जाता है। तो आपके आने वाला जो समय होगा ना ये टोटली चेंज होकर के ही आएगा। आपका एक तरह से दूसरा जन्म माना जाता है। अब होता यह है कि मान लीजिए आप कोई फिल्म कलाकार है, उसने अपने नेम के अंदर कोई चेंजेस कराए,
उसकी एक मूवी रिलीज होती है, थिएटर में लाखों करोड़ों लोग एट अ टाइम उसका नाम देख लेते हैं, तो उसकी नाम वैसे वाइब्रेट कर जाती है लोगों के समक्ष में आके। हमारे जैसे लोगों के लिए क्या होगा कि सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फेसबुक है, ट्विटर है या इंस्टाग्राम है, हमारे लिए प्लेटफॉर्म है मीडिया का, तो यहाँ पर चेंजेस रिकमेंड किए जाते हैं। जैसे कि आपने ये पूछा कि आईडी कार्ड्स पे चेंज करना ज़रूरी होता है। सी आईडी कार्ड्स का आज की डेट में अगर मैं काम देखूँ ना, योगदान देखूँ, बहुत कम हो गया है। 12 महीने में शायद 12 बार भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शायद जब आप ट्रैवल कर रहे हो, जब आपको कोई फॉर्म फिलअप करना है, एग्रीमेंट करना है, तब आपको आधार कार्ड की या पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। आप रात को सो जाते हो, आपके साथ में ये सारी चीज़ें सो जाती है, आईडी कार्ड्स वगैरह। लेकिन 24 आवर्स में सोशल मीडिया हमेशा से एक्टिव रहता है। और नाम के केस में तो ये होता है कि नाम आपका मूल मंत्र होता है। लोग आपको नाम से जानते हैं, डेट ऑफ बर्थ से नहीं। तो ये नाम की फ्रीक्वेंसी जितना आप लोगों के बीच में स्प्रेड करोगे, उतना ज़्यादा कनेक्शन आपका इसके पर डेवलप होता जाता है। तो सोशल मीडिया में हमेशा से चेंज करने के लिए रिकमेंड किया जाता है। एंड सेकेंड, आपके सिग्नेचर्स में। गॉट इट। ऑलराइट, सो एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर्स वाला खेल बहुत चलता है मार्केट के अंदर। बहुत लोग अपना नंबर चेंज कर रहे हैं, और ये अपने आप में ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मोबाइल नंबर वाला चेंज करने वाली चीज़ है, और इसके ऊपर मैंने देखा लोगों ने बहुत सारे कोर्सेज में निकाल रखे हैं, लोग बता रहे हैं सारी चीज़ें। मतलब ये बड़ा टॉपिक है। मैं चाहता हूँ आप इसको भी कवर करो कि नंबर न्यूमरोलॉजी क्या है। देखिए, पहले क्या होता था कि हमारे घर में एक लैंडलाइन होता था, उस लैंडलाइन का एक नंबर, और उस एक नंबर से ना घर के सारे सदस्य कनेक्टेड होते थे। लेकिन आज जिस तरह से हमारा आधार कार्ड पर्सनलाइज हो गया, वैसे मोबाइल नंबर भी पर्सनलाइज हो गया है। तो पहले ये चीज़ इवॉल्व नहीं थी। कई बार लोग पूछते थे कि पहले तो ये नहीं था, अब क्यों आया? क्योंकि अब आपके नंबर से पर्सनलाइज हो चुके हैं। आपको जो नंबर एलोकेट किया गया है ना, वो दुनिया में एक ही है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो यहाँ पर उस नंबर का भी बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि 10 डिजिट के जो मोबाइल नंबर होते हैं ना, यहाँ पर भी नंबर्स का फॉर्मेशन क्रिएट होता है। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि 2 4 एंड 8, तो 2 4 8 अगर आप देखोगे ना कि किसी भी मोबाइल नंबर में 1 या 2 बार है तो ठीक है, लेकिन 3 या 3 से ज़्यादा बार अगर नंबर प्रेजेंट है 2 4 8, तो वो ज़रूर बात है कि वहाँ पर नेगेटिविटी क्रिएट करता है, कुछ प्रॉब्लम्स इशूज़ लेकर के आता है। सो 10 डिजिट के नंबर में ना, यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि सजेशन देते वक्त मैं कोई ऐसा नंबर बताता हूं जो उस नंबर के अंदर 10 डिजिट के अंदर होना ज़रूरी है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, किसी का जन्म अगर 1 10 19 28 का हुआ, तो हम क्या बोलते हैं कि टोटल नंबर 1 ले लीजिए। लेकिन टोटल नंबर 1 के बाद एक 3 या 4 डिजिट का एक पैटर्न नंबर निकल करके आता है, जो आप ही की डेट ऑफ बर्थ और नाम से निकलता है, और वो सजेस्ट किया जाता है कि उसके अंदर फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कि जैसे मेरा मोबाइल नंबर है 9111555108। अब इसमें 108 नंबर आया। अब ये 108 नंबर ना मेरी डेट ऑफ बर्थ और नाम से निकल करके आया, तो मेरे लिए 108 बहुत पवित्र और बहुत पावरफुल नंबर है। वैसे भी हिंदू धर्म में 108 डिवाइन नंबर है, बट ये बाय डिफॉल्ट मेरे डेट ऑफ बर्थ में भी है। आपके केस में मान लीजिए कि आपका जो लकी नंबर है, डिवाइन नंबर है, वो 532 निकल करके आता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि 10 डिजिट के मोबाइल नंबर में 532 का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोबाइल नंबर का टोटल और उसके अंदर आपके बर्थ की जो पावर शक्तियाँ हैं वो होना ज़रूरी है। तो इससे कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें फेवर होना शुरू हो जाती हैं। गॉट इट। सो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपसे कवर कर ही ली है। 2025 कैसे जाएगा और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई है। क्या जब भी मैं किसी एस्ट्रोलॉजर से या न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलता हूँ, एक डिस्कशन ज़रूर होता है भूत प्रेत वाली बातों पे। तो आप मानते हो इस चीज़ को या नहीं मानते हो? ये सारा साइकोलॉजिकल फैक्टर है। सो कुछ पर्टिकुलर नंबर्स हैं जो आपकी साइकोलॉजी को, आपकी सोच को, आपके थॉट पैटर्न को डिस्टर्ब करती है, तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों का क्रिएशन होता है। और उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल 4 नंबर का ही आ जाता है। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी के पास 248 का नंबर आता है, या फिर 4 नंबर का बार बार रिपीटेशन अगर आता है, तो ये चीज़ें क्रिएट होती है। अब ये ऐसा होता है कि आप देखिए कि किसी के पास अगर डेट ऑफ बर्थ में कॉम्बिनेशन 2-4 का है या 4-4 का कॉम्बिनेशन है, ये ना अनचाहे डर को क्रिएट करता है। इस तरह के जो लोग होंगे ना, आप देखना कि रात को देर से नींद आती है, ये लाइट ऑफ करके नहीं सो सकते हैं। हल्की सी परछाई भी दिख गई कहीं से, किसी जानवर की भी अगर दिख गई तो उससे डर जाते हैं। किसी ने ऊंची आवाज़ में भी इनसे बात कर ली तो वहाँ पर भय क्रिएट होना शुरू हो जाता है। आप देखना कि इनको अंधकार से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि राहु गुप्त है, राहु अदृश्य है। तो इस तरह की शक्तियों के हिसाब से ये अपनी चीज़ों को क्रिएट भी वहाँ पर करता है। तो जिनके नंबर्स बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, जिनके पास कई बार कार्मिक नंबर्स होते हैं, आप देखोगे किसी का जन्म अगर 13 तारीख को अगर होता है तो ये कार्मिक नंबर की कैटेगरी में आता है। तो इसके साथ नंबर 2 या नंबर 4 एसोसिएट हो जाते हैं, तो ये भी डर को क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पर कुछ फॉर्मेशंस होते हैं, जैसे 15 के साथ में 4 या 8 का कॉम्बिनेशन हो गया, 13 के साथ में 29 का कॉम्बिनेशन हो गया, 36 का कॉम्बिनेशन हो गया। इस तरह के कुछ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस होते हैं जो इस तरह की धारणा को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बेटर सॉल्यूशन ये होता है कि हम इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ जाएँ। जैसे शायद आप देखेंगे कि
4 नंबर जिसे हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव मानते हैं, इसमें 31 नंबर को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माना जाता है। तो मैं और अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप 13 की जगह 31 नंबर को यूज़ कीजिए। 8 नंबर जिसे हम बहुत ज़्यादा अनलकी मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं, वहाँ पर मैं अपने क्लाइंट को सजेशन देता हूँ कि यहाँ पर 17 नंबर को यूज़ कीजिए, बिकॉज 17 इज़ अ पॉजिटिव फॉर्म ऑफ नंबर 8। इसी तरह से 15 का 48 के साथ में जब भी प्रॉब्लम आता है, आप बाकी नंबर 60 सीरीज़ को यूज़ कीजिए, जैसे 24, 33 या 42 को, तो आपको काफ़ी हद तक बैलेंस देखने को मिल जाएगा। श्योर। आप हमने जैसे नंबर के बारे में डिस्कस कर लिया, आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में थोड़ा सा डीप जाना चाहोगे? स्पिरिचुअलिटी को लेके कि क्या होता है, किसको क्या चीज़ें करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू 2025, तो किसको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, आप ये बताना चाहोगे? सो 2025 के हिसाब से भी और ऐसा जनरल पब्लिक के लिए भी मैं बोलना चाहूँगा, और ख़ासकर ये चीज़ ना मैं उन सारे कंसल्टेंट्स को भी बोलना चाहूँगा जो अभी नए नए प्रैक्टिस करके या नए नए कोर्सेज करके एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी के लिए मार्केट में आ रहे हैं और प्रैक्टिस अपनी प्रोफेशनली शुरू कर रहे हैं। मेरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह मानना है कि हम किसी भी चीज़ को ना सीखकर डायरेक्ट मार्केट में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जब तक आपकी ऑरा एनर्जी को आप एनहेंस नहीं करते हो, आप उसको पावर नहीं देते हो, आप किसी क्लाइंट को कंसल्ट नहीं कर पाओगे प्रॉपर वे में। वास्तु में कई बार आपने सुना होगा कि किसी मंदिर या किसी हॉस्पिटल के आसपास का मकान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोग यहाँ पर अपनी तकलीफ़ें लेकर के जाते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, तकलीफ़ें छोड़ करके आते हैं। अब ये इंस्टीट्यूशन की पावर ऐसी होती है कि मंदिर में जितनी तकलीफ़ें दे करके आओगे तो उसकी ऑरा इतनी पावरफुल होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी शेडो जिस मकान पे पड़ती है, आसपास के मकान पे, ये माना जाता है कि राहु शेडो यानी राहु से कोरिलेट होता है, तो उन घरों में तकलीफें ट्रांसफ़र होती है, ये वास्तु में बेसिकली माना जाता है। एज ए कंसल्टेंट आप ये भी तो समझो कि क्लाइंट आपके पास आपकी परेशानियां लेकर के आ रहा है, तो क्या एज ए कंसल्टेंट मेरे अंदर वो शक्ति है, मेरे अंदर वो पावर है कि मैं उसकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्व कर पाऊँ? और शायद यही एक बहुत बड़ा कारण होता है कि कई लोग बोलते हैं कि इतना बड़ा न्यूमरोलॉजिस्ट है, इतना बड़ा वास्तु कंसल्टेंट है या एस्ट्रोलॉजर है, ये खुद तो पैसा कमा नहीं पाया, ये हमें चलाए पैसा कमाने की दिशा देखने के लिए। तो आप ये मान के चलो कि इस तरह के जो कंसल्टेंट्स होते हैं ना, डे टू डे लाइफ में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी एब्जॉर्व कर लेते हैं कि ये आगे कई बार नहीं बढ़ पाते। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। दूसरा ये होता है कि हर कंसल्टेंट को साधना मार्ग पे आना चाहिए, और मैं अपने सारे पार्टिसिपेंट्स और स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ें बोलता हूँ। जब आप साधना मार्ग पर आओगे ना, तो आपके पास सुरक्षा कवच इस तरह का बन जाता है ना कि कोई भी नेगेटिव आके वहाँ से डाइवर्ट कर जाती है। आप अपने हिसाब से ना वहीं मेंटेन रहते हो। नहीं तो कई बार आपने सुना होगा कि इस पर्सन ने कंसल्टेंसी का काम शुरू किया, 2 महीने 6 महीने 1 साल भी नहीं टिका और मार्केट से विलुप्त हो गया, गायब हो गया। कई बार कई लोगों के घरों में प्रॉब्लम आती है, कई बार कंसल्टेंट के पास फाइनेंसिस की प्रॉब्लम आ जाती है। ये सब इसी कारण से होता है। आपने कई बार अभी ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जब साधना मार्ग पर आते हैं तो उनके पास दैविक शक्तियाँ भी आनी शुरू हो जाती हैं। अब दैविक शक्तियों को कैसे समझे? मान लीजिए कि आपकी नींद आधी रात को यानी सुबह 3 से 5 के बीच में खुलती है, तो 3 से 5 बजे देवताओं के जागने का समय होता है। तो अगर आपकी नींद इस समय पर खुलती है तो दैविक शक्ति आपके साथ में है, क्योंकि ये पर्टिकुलर वो समय होता है कि जिसको हम बोलते हैं कि यहाँ पर अमृत का समय होता है, जिसे हम अमृत वेला के भी नाम से जानते हैं। और आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर के 10 से 12% ही लोग ऐसे हैं जिनकी नींद इस समय पर खुलती है। तो अगर आपकी नींद इस समय पर खुलती है तो दैविक शक्ति आपके पास है। आप मान के चलिए कि आप कहीं पर जाते हैं, बच्चा आपको देखकर मुस्कुराता है, आपके पास आ जाता है, या कोई जानवर आपके पास आता है, आपको प्यार करता है, तो समझो दैविक शक्ति आपके साथ में है। आप सपने में किसी देवता को देखते हो, किसी मंदिर में दर्शन करने जाते हो, आप पूजा पाठ सपनों में करते हो, तो समझो दैविक शक्ति है आपके साथ में। आप किसी दुकान पर या किसी शोरूम पर चढ़ के जाते हो और आपके जाते ही कुछ देर के बाद वहाँ पर भीड़ लगना शुरू हो जाती है, तो आप देखना कि दैविक शक्ति आपके साथ। ये मेरे साथ होता है भाई, ये मेरे साथ होता है। मैं कहीं भी बाहर जाता हूँ ना, तो मैं लोगों को बोलता हूँ देखिए इसका बिजनेस बढ़ेगा अब, क्यों? मैं एक चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ, पहले उसकी दुकान बिल्कुल खाली है और मेरे आते पूरी दुकान भर जाती है। ये मैंने 10-15 बार नोटिस करा है। ग्रेट, ओके। तो ये एक इंडिकेशन है। इसी तरह से कई बार पूर्वाभास होता है कि ये घटना घटित हो सकती है, तो इस तरह का इंट्यूशन किसी को आता है तो मान लो कि दैविक शक्ति आपके साथ में है। इसी तरह से आपने किसी पत्थर पे हाथ रखा और वो सोना बन गया, यानी आपने कोई भी बिजनेस चालू किया या किसी के साथ पार्टनरशिप चालू की और वो रातों रात बढ़ गया, तो ये मान के चलिए कि दैविक शक्ति आपके साथ में है। लेकिन दैविक शक्तियों को जागृत कैसे किया जाए, उसके लिए हमें
ध्यान के मार्ग पे आना होगा, हमें पूजा पाठ के मार्ग पे आना होगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप पूरा दिन इसमें लगे रहिए, लेकिन सिर्फ दिन का 10-15 मिनट भी अगर आप देते हैं तो लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो पुराने समय पर आपने देखा ना कि ऋषि मुनि जो हुआ करते थे, साधु संत जो हुआ करते थे, उनका मेन टास्क क्या होता था? साधना के मार्ग पे जाना, और साधना के माध्यम से जितने इनको वरदान मिलता था, ये उनके लिए उपलब्धियाँ होती थी, अचीवमेंट्स होते थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये विलुप्त होता जा रहा है। राजीव जी, अब डिस्कस करते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर कि अकॉर्डिंग टू 2025 जो स्टॉक मार्केट के अंदर है, उनका साल ये बढ़िया जाने वाला है, कैसा जाने वाला है? सो कोरोना के बाद ना 2020 से आप देखेंगे कि जहाँ पर एक वेव क्रिएट हुई है वो अभी तक खत्म ही नहीं हुई है। इंडेक्स डेली न्यू हाई पर टच करता जा रहा है, और यहाँ पर आप अगर देखोगे कि रिटेल इन्वेस्टर्स में सबने प्रॉफिट अच्छा खासा कमाया हुआ है, और पिछले 3-4 साल से इतने अच्छे रिटर्न्स मिले हुए हैं कि लोगों ने अपने पोर्टफोलियो यहाँ दुगने और तिगने कर दिए। बट ये पर्टिकुलर जो साल है ना, अब सावधानियों वाला है। मैं यहीं पर सबको बोलना चाहूँगा कि अब टाइम आ चुका है कि जब हम बोलते हैं ना कि जब टॉम डिक हैरी सबको ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है और मार्केट में एक मिथ क्रिएट हो जाती है कि और बढ़ेगा। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू बुक योर प्रॉफिट्स। और 2025 में मेरा जो मेन इंक्लिनेशन है या मेरा जो मेन सजेशन है वो ये है कि बाकी एसेट्स के कंपैरिजन में क्रिप्टो मार्केट इस साल बहुत चलने वाला है। और वो भी हमने देखा कि अब जिस तरह से यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप अभी बने हैं और उसके बाद से एक लहर शुरू हुई है, बिटकॉइन वगैरह, इस तरह के जो भी हाई वैल्यू कॉइन्स है या जो भी ट्रस्टवर्दी कॉइन्स है, आप 2025 में एक नई लहर देखने को मिलेगी। सो मेरा मानना है कि अक्टूबर-नवंबर तक क्रिप्टो करेंसीज पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा, प्रॉपर्टी मार्केट में भी जिनका इन्वेस्टमेंट है वो भी इस साल यहाँ पर अगेन बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लोग 7 फेरे लेते हैं शादी के, बहुत सारी चीज़ें रस्में होती हैं, बहुत सारे मंत्र बोले जाते हैं, फिर भी डाइवोर्स हो जाता है, तो क्या फ़ायदा है ये सब चीज़ें करके? कुछ लाइट देना चाहोगे इस चीज़ के ऊपर आप? हमारे यहाँ से ना एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है शुरुआत से कि कभी भी लड़के या लड़की की शादी के हिसाब से ना हम कुंडली बनवाते हैं। तो अब धीरे धीरे अगर आप देखेंगे कि न्यूमरोलॉजी में भी ये प्रैक्टिस बहुत गहराइयों से की जाती है कि नंबर्स की कंपेटिबिलिटी कितनी है और कैसे आगे इनका जो सफ़र है वो चल पाएगा। लेकिन कई बार आपने 1-2 केसेस ऐसे भी सुने होंगे कि 6 से 7 से 8 साल का अफेयर था और शादी के मुश्किल से 6 महीने साल भर के बाद डाइवोर्स हो गया। ऐसा क्यों? तो इसमें ना एक चीज़ और आप देखना कि शादी से पहले लड़की लड़के को क्या कह के बुलाती है। कभी भी आप 99% केसेस में कभी कोई किसी को नाम से नहीं बुलाता है। क्या बोलता है? सोना, बाबू, इस टाइप के। तो ये प्यार वाले जो शब्द होते हैं ना, ये एक अफेक्शन क्रिएट करते हैं। मैं जैसे बोलता हूँ कि न्यूमरोलॉजी में जो शब्दों का उच्चारण रहता है ना, इसमें अपनी एक पावर होती है। तो जब आप किसी को इस तरह के उच्चारण से बुलाते हो तो आपके लिए सामने वाला बच्चा समान है, आप बहुत ही पोलाइटली उसके साथ में बिहेव करते हो। लेकिन शादी के बाद ये शब्द खत्म हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स भी कई बार आप देखने को मिलता है। सो आप अगर देखोगे कि शादी के बाद कई बार ये जो शब्दों का जो उच्चारण होता है काफ़ी हद तक कम हो जाता है, लेकिन जिनके बीच में ये उच्चारण बने हुए हैं आज भी उनकी शादियाँ सफल चल रही हैं। पता है, मैं एक बहुत फ़नी चीज़ बताता हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ देखा था और यूट्यूब पे देखा था। दही का एक एग्जाम्पल था। दही से अगर आप अपने मेन पार्ट को वॉश करते हो पता नहीं कितने किलो दही से, तो पता नहीं क्या बवाल हो जाता है। आपको कुछ आइडिया उसके बारे में? बहुत सारी ऐसी चीज़ें मार्केट में आपको देखने को मिलेंगी कि किसी का नाम पर्ची पर लिख करके अगर आप पायदान के नीचे रखते हो, या फिर इस तरह की बहुत सारी विधियाँ दी हुई हैं। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि हमारे शास्त्रों में जो रेमेडी दी हुई है उसके बारे में कोई क्यों नहीं बात करता है। हम जब शादी के फेरे लेते हैं वहाँ पर 7 वचन हमसे लिए जाते हैं। अगर हम 7 वचनों को फॉलो करना शुरू करें तो हमारी लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स ही ना आए। जैसे कि पहला वचन होता है कि पत्नी पति को बोलती है कि आप जब भी कोई धार्मिक कार्य करते हैं, आप कभी किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, आप हमेशा से मुझे साथ में लेकर के चलिए। आपने देखा होगा हमारे हिंदुस्तान में भी एक प्रथा है कि जब भी पूजा पाठ हवन होता है तो पत्नी को साथ में बिठाया जाता है। दूसरा वचन ये था कि जिस तरह से आप अपने माता पिता को एक रिस्पेक्ट देते हो, एक दर्जा देते हो, उसी तरह से मेरे माता पिता को भी उतनी रिस्पेक्ट आप पे कीजिए। तीसरा वचन यहाँ पर पत्नी पति से बोलती है कि शादी से लेकर मरने तक तुम हमेशा मेरा सारा जीवन मेरा साथ रहोगे। तो शादी के बाद क्या आता है? युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और फिर वृद्ध अवस्था। इन तीनों अवस्थाओं में तुम हमेशा से मेरे साथ पे रहना। चौथे वचन में पत्नी पति से बोलती है कि अभी तक तुम अकेले रहते थे, सारी जो अब जिम्मेदारियां हैं शादी के बाद तुम्हारी बढ़ने जा रही है, तो इन सारी जिम्मेदारियों को तुम अच्छे खासे निभाओगे और मुझे पूरे जीवन हमेशा से खुश रखोगे। 5वां वचन अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो 5वें वचन में जो भी लेन देन का कार्य होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जो भी लाइफ के जो बड़े डिसीजंस होते हैं, वो आप हमेशा से मेरी सलाह के हिसाब से अगर करोगे, हम दोनों के सम्मिलित होकर करोगे, तो ये 5वां वचन लिया जाता है। 6वां वचन होता है कि कभी भी मैं अपने सहेलियों के साथ बैठी हूँ या फिर मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या कहीं पर भी बैठी हूँ, आप कभी भी मेरा दूसरों के सामने मजाक नहीं उड़ाएंगे। और इसके अलावा आपको कभी भी किसी चीज़ की लत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो जुए की हो चाहे ड्रिंक्स की हो। और 7वां वचन बड़ा ही अनोखा है और यहाँ पर
कई लोग मात खा जाते हैं कि स्पष्टता से ये बोला गया है कि 7वें वचन में पत्नी पति से बोलती है कि मेरे अलावा कभी भी किसी पराई स्त्री के ऊपर अपनी नज़र नहीं उठा करके देखोगे, पराई स्त्री को अपनी माता समान समझोगे, और हमारी ज़िंदगी में हमारा जितना भी कार्यकाल चलता है, इसमें कभी भी दूसरी औरत हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। किसी दूसरे औरत को आप इसका अधिकार मत दीजिए। ये 7वां वचन है। तो ये 7 वचनों को अगर हम पूरी तरह से निभाएं ना, तो ये वीनस को इतना ज़्यादा स्ट्रांग कर देगा कि आपको बाकी रेमेडीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जैसे आपने 7 वचन के बारे में बात करी, इंटरनेट पे ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब जो मैंने देखा है कि अपने पति को वश में करना है तो चड्डी में गांठ लगा के रख लो। और चड्डी से याद आया, आजकल इंस्टाग्राम पे एक रील बहुत वायरल हो रही है कि चड्डी नहीं पहने हो क्या, चड्डी नहीं पहने हो ना। ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। खैर ये मेरी फीड में ही दिखाई दे रहा है, सबकी में दिखाई दे रहा है, सबकी में, तुम्हारी में भी आ रहा है। अच्छा, आपकी में आता है? आता है ना। मतलब सबकी में चल रहा है। तो ऐसा होता है कि किसी को अगर आपको हैक करना है, क्या मतलब अपने कब्जे में करना है, तो चड्डी में गांठ बांध दो, कुछ कर दो, ऐसा कर दो। ये सब होता है रियली? ये सब मिथ ही है, सारी चीज़ें फालतू की है। मुझे सबसे बड़ी आश्चर्य की बात ये लगती है कि हम ना हिंदुस्तान में खासकर अगर देखें ना, तो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ना कई बार मिथ्याओं को जन्म देते हैं या मिथ्याओं को की एंट्री हम करवाते हैं। आज हम पढ़े लिखे हैं और आप बिलीव नहीं करेंगे कि कई बार मैंने ऐसे भी केसेस देखे कि अच्छे खासे एजुकेटेड लोगों ने भी इस तरह की रेमेडीज़ को यूज़ किया है। क्योंकि कई सारे क्लाइंट्स हैं वो हमें भी बताते हैं कि सर हमने ये तो किया, हमें इसका रिजल्ट नहीं मिला। तो मैं तो ये पूछता हूँ कि आप ये चीज़ करते क्यों? अगर शास्त्रों में किसी चीज़ का प्रावधान दिया हुआ है, किसी चीज़ की रेमेडी दी हुई है, हमें उसे फॉलो करने से ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे, ना कि इन सारे भ्रमों में पल करके। ये पर जो आपने शादी के 7 वचन बताए, अगर यही सारी चीज़ें डिस्कस करके कर ले एक हस्बैंड वाइफ, तो मुझे लगता है कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं करेंगे कि 7 वचन ना, कई बार जब शादी के मंडप पे जब दूल्हा दुल्हन बैठे होते हैं उस समय पर भी उनका ध्यान नहीं होता है। अगर वाकई मान लीजिए कि अगर उससे हम सुन करके उसे अमल करते हैं तो कभी भी हस्बैंड और वाइफ के बीच में इस तरह के गैप्स आएंगे ही नहीं, इस तरह के रिलेशनशिप में खटास ही नहीं पड़ेगी। करेक्ट, झगड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे लगता है 7 वचन जो है बनाए बहुत सोच समझ के बनाए। और ये सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग रेमेडी आपके वीनस को स्ट्रॉन्ग करने का। राजीव जी, मुझे आपसे एक चीज़ जाननी है। आपने हाथ में 2 ब्रेसलेट पहने हुए हैं, एक ये सिल्वर का पहना हुआ है और एक ब्लैक कलर का पहना हुआ है। इसका क्या मतलब है? एक बार आप कैमरा को दिखा भी दीजिए। सो ये तो मेरे गुरुजी है, जय गुरु जी। सो ये मेरे गुरुजी है जिनको हम फॉलो करते हैं और इनको मैं हमेशा से अपने साथ में रखता हूँ। मेरे पास इनका स्वरूप भी मेरे साथ में है और इनका ब्रेसलेट भी मैंने पहना हुआ है। तो कोई भी शुभ कार्य होता है, किसी भी काम के लिए जाता हूँ, तो मैं हमेशा से इनको साथ में ये मेरे रहते हैं। खासकर अगर इनकी बात करूं तो ये जो सिल्वर का ब्रेसलेट है, मेरा ये मानना होता है कि आप अगर देखोगे कि कभी हमें किसी पर्टिकुलर प्लैनेट की एनर्जी अगर लेनी होती है तो उसे हम लेफ्ट हैंड में ग्रहण करते हैं, और किसी एनर्जी को अगर हमें देना होता है तो उसे हम राइट हैंड में ग्रहण करते हैं। मेरा काम इन कंसल्टेशन का है। सो क्लाइंट कंसल्टेंसी में न्यूमरोलॉजी का जो कंसल्टेशन में देता हूँ, कंसल्टेशन में आपका चंद्र स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि चंद्र के अंदर हीलिंग होती है, चंद्र के अंदर मनोबल होता है, उसका मन काफ़ी स्ट्रांग होता है, उसके अंदर स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं। तो ये जो पर्टिकुलर चेन आप देख रहे हो, ब्रेसलेट जो देख रहे हो, ये सिल्वर का है और कहीं ना कहीं मून को रिप्रेजेंट करता है, और मून के केस में हीलिंग पावर्स बहुत अच्छी तरह से पॉजिटिव मानी जाती है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर ग्रहण किया हुआ है। गुरुजी, ये वो है जो सब गाड़ी पे पीछे लिखवा के रखते हैं, गुरुजी जय गुरुजी लिखा होगा, या एक बार मुझे आप फोटो दिखाओगे इनकी? कौन, ये वही है क्या? जी जी, हाँ, इनके आश्रम वगैरह है दिल्ली में? इनके दिल्ली में है, छतरपुर में भी इनका आश्रम है, और गुरुजी का बड़े मंदिर के नाम से भी काफ़ी विख्यात है। मैंने एक चीज़ देखी है, मैंने इनकी एक चीज़ देखी है, जितने भी रिच लोग हैं उनके पास ये एक्चुअली में मैंने देखा है भाई। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि कई सारे रिच लोग इनको फॉलो करने के बाद बने हैं। साक्षात जैसे माना जाता है ना कि आपने कभी ईश्वर को या देवता को ना देखा हो, अब तो ये गद्दी छोड़ चुके हैं, लेकिन आप आज भी अगर इनको फॉलो करते हैं ना, तो वाकई में जो आपके मन के अंदर जो प्रश्न होते हैं ना, आपको अगले दिन इसका जवाब मिल जाता है। आप अगर देखेंगे कि इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पे इनके बहुत सारे अकाउंट्स जैसे लोगों ने क्रिएट किए हुए हैं, तो इनके जो मैसेजेस होते हैं, आप अब वहाँ तो हज़ारों के तादाद में मैसेजेस अपलोडेड है, लेकिन आप ये देखना कि आपके मन में जो विचार आता है, जो क्वेश्चन आता है, या आप जिस चीज़ की प्रे करते हो, अगले दिन फेसबुक जब आप ओपन करोगे ना, तो पहला आंसर उत्तर आपको उनके इमेज के द्वारा मिल जाएगा। और उसमें कि तू टेंशन ना ले, ऐसे करके कुछ ना कुछ, ये मेरे साथ भी हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे। मैं इनके आश्रम गया हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मानता नहीं हूँ या XYZ। मेरी मम्मी इनको बहुत मानती हैं और वही मुझे ज़बरदस्ती लेके गई थी। एंड वहाँ पे कुछ मेरे जानने वाले सब्सक्राइबर मिल गए थे, तो हमने जो देखा बहुत डिवोटी हैं वहाँ पे जी। और खाना फ्री में चलता है वहाँ पे, है ना, सबको लंगर देते हैं।
तो मुझे वहाँ जाके अच्छा फील हुआ, अच्छी एनर्जी फील हुई। मैंने वहाँ पे जाके चाय मिलती है और चाय के साथ सो हम उसे चाय प्रसाद के बोलते हैं कि आप वहाँ पर जैसे जाते हैं तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि वहाँ पर शिवलिंग बना हुआ है उनके मंदिर के ऊपर। सो आप अगर देखेंगे ना कि कई सारे गुरु जी के स्वरूप में जल वर्षा और शहद वर्षा भी होती है। और इसका तो लाइव एक्सपीरियंस मैंने खुद अपने घर पे किया हुआ है कि मैंने पहली बार जब गुरु जी का सत्संग घर पे रखा हुआ था, तो जब हम गुरु जी का दरबार सजा रहे थे तब से लेकर जो जलवर्षा शुरू हुई ये आखिरी तक चलती रही। और इसका कोई साइंटिफिक आप कंक्लूड नहीं कर पाओगे कि यह कैसा हो रहा है। जल वर्षा क्या होता है? कि गुरुजी का जो स्वरूप होता है उसके ऊपर जो कांच लगा रहता है, कांच से जल निकलता है, जल वर्षा होती है, जल आता है वहाँ से। कहाँ से आता है ये किसी को नहीं पता। इसी तरह से कई बार आप देखोगे कि वहाँ से शहद टपकता है, शहद निकल करके आता है, फ्लो होता है। तो इनकी महिमा अपरंपार है, से हम बिल्कुल उसका आकलन नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल मैंने खुद अपने आंखों से देखी और ये तो साक्षात मेरे घर में हुआ है जब मैंने सत्संग रखा हुआ था और गुरुजी की दया मेहर से हमें उनकी ब्लेसिंग्स भी मिली। मैंने ना ये चीज़ देखी है यूट्यूब पे, शॉर्ट्स पे कोई भी सर्च करेगा ना तो दिख जाएगा जल वर्षा या शहद वर्षा। तो इनके शॉर्ट्स वायरल होते हैं, लोग चिल्ला रहे हैं और एकदम से शहद वर्षा हो रही है। बड़ा शॉकिंग है ये, बहुत शॉकिंग है ये चीज़। सो मेरे जितने भी कार्य शुरू होते हैं आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे सारे जो कार्य हैं वो गुरुजी के नाम से शुरू होते हैं। मैं कई बार ऐसा भी होता है कि जब क्लाइंट को कंसल्टेशन देता हूँ तो भी गुरुजी के मंत्र जाप करता हूँ और क्लाइंट का काम खत्म होने के बाद भी गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं इनसे एक प्रेरणा भी मिलती है और कहीं ना कहीं इनसे ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। श्योर। अभी जैसे हमने गुरुजी के बारे में बात करी तो मैं ना थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैनिफेस्टेशन का मैं खुद एक प्रोडक्ट हूँ। मैं जो चीज़ें सोचता हूँ, लिखता हूँ, उसके ऊपर काम करता हूँ और उसको अचीव कर लेता हूँ। ये मेरे साथ हुआ है। तो थोड़ी सी लाइट आप इसके ऊपर भी डालना चाहेंगे? मैनिफेस्टेशन को आप मानते हैं या आपने कुछ, या अकॉर्डिंग टू 2025 जो लोग जो चीज़ चाहते हैं उसको कैसे मैनिफेस्ट करें और 2025 में कैसे अचीव करें? हमारे पेरेंट्स ने एक बात हमेशा से बोलते थे कि बेटा गलत शब्द मत बोलो, बुरी बातें मत बोलो, क्योंकि जवान पे सरस्वती बैठी होती है, कहीं ये बात सच ना हो जाए। तो जुबान पे तो बाद में आती है, पहले तो मन में आती है, हमारी सोच में आती है ना। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि मैंने लोगों को सुनते हुए देखा है, इनफैक्ट मैं भी पहले ये करता था कि हाँ मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे डेट्स बढ़ गए हैं, मेरे लोन चढ़ते जा रहा है, मेरी उधारी बढ़ गई है, मुझे कर्जा चढ़ गया है, मुझे पैसा नहीं आ रहा है, मेरा धंधा नहीं चल रहा है। हम क्या कर रहे हैं? यूनिवर्स को ये बार बार मैसेजेस दे रहे हैं। तो आपके जब एनर्जी, आपके जो मैसेजेस जब यूनिवर्सल एनर्जी के पास में जाते हैं तो वहाँ पर तो एक ही चीज़ होती है, तथास्तु। तो इसलिए बोला जाता है कि जितनी भी नेगेटिविटी जो सोच होती है, जो हमारे बोल होते हैं, उस पर हमें विराम लगाना है। आप ये सोचो कि मेरे पास किसी ना किसी सोर्स से पैसा आ रहा है, मेरे लोन्स क्लियर हो रहे हैं, मेरे डेट्स क्लियर हो रहे हैं। आप करके तो देखिए, आपको मिरेकल्स देखने को मिलेंगे। और खासकर अगर आप देखोगे कि मैं हमेशा से बोलता हूँ कि जो वेस्ट डायरेक्शन होता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शास्त्रों में दिया हुआ है कि वेस्ट डायरेक्शन जो होता है ना, मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे पावरफुल माना जाता है। कई बार वास्तु में वेस्ट जोन में मंदिर लगवाए जाते हैं, मंदिर की स्थापना करवाई जाती है। तो वेस्ट की जो स्थापना, वेस्ट का जो डायरेक्शन होता है, ये मैनिफेस्टेशन को पूर्ण कर देता है। आप अगर देखेंगे कि किसी का वेस्ट में अगर किचन है और घर की जब लेडी वहाँ पर खाना बना रही होती है और बड़े प्यार से बना रही होती है कि आज मैं मटर पनीर या छोले पनीर या छोले कुलचे वगैरह बना रही है और मेरे पति और मेरे बच्चों को बहुत पसंद आएगी, तो जितने डेडिकेशन से वो बनाती है उससे 10 गुना ज़्यादा उसमें स्वाद आ जाता है। लेकिन यही लेडी अगर वहाँ पर गॉसिप करती है, किसी की बुराई करती है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करती है फ़ोन पर तो जितनी भी अच्छी सब्जी बनी हो ना, वो घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये होता है कि पुराने समय में आपने देखा होगा कि कई बार बारिश नहीं होती थी तो उसके लिए हवन यज्ञ होते थे, कभी किसी चीज़ की पूर्ति करने के लिए हवन यज्ञ होते थे। ये वेस्ट की दिशा में किए जाते थे। सो वेस्ट की दिशा में आपने करना सिर्फ ये है कि वेस्ट की तरफ मुख कीजिए और आपके जो भी मनोकामना है, जो भी विश है, उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बोलिए। ये मत बोलिए कि हो जाए या हो जाएगा, हो रहा है। तो इस फॉर्म में जब आप बोलेंगे वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मुख करके, तो वहाँ पर मैनिफेस्टेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, आपने कई बार देखा होगा कि जितने भी नंबर 2 से रूल जो लोग करते हैं, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ 2 का हो या फिर डेस्टिनी नंबर 2 का हो, ईश्वर ने ना उन्हें विश मैनिफेस्टेशन की देन बचपन से ही दी हुई है, जन्म से ही दी हुई है। इसलिए मेरा मानना है कि 2 नंबर वालों को ना कभी भी कुछ गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। आप देखना कि खासकर 11 नंबर या 29 नंबर है, इन लोगों ने मुंह से शब्द जो बोले वो होना ही होना है, या फिर ये मान लीजिए कि जो चीज़ें घटना घटित होने वाली होती है उनका आभास इनको पहले हो जाता है, उनके मुँह से वो चीज़ें प्रकट ही हो जाती हैं। सो 2 नंबर के अंदर ये बाय नेचुरल एक पावर दी हुई है ईश्वर ने। राजीव जी, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है। अब जैसे न्यूमरोलॉजी है, ठीक है, ये कोई भी कर रहा है आजकल, कोई भी लोशो ग्रिड बनाई, फट करा, फिर तो न्यूमरोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो असली में हमारे वेद पुराण है, जैसे अगर हम बोले कि यंत्र बनाना,
तो यंत्र बनाना आपको आता है? जी बिल्कुल, तो इसको लाइव प्रैक्टिकल कर सकते हैं अभी? बिल्कुल कर सकते हैं। और मैक्सिमम मैं आपको बोलूँगा कि 1 से 1.5 मिनट के अंदर आप 9 ग्राम में से किसी का भी यंत्र बड़ी आसानी से बना सकते हैं बिना कहीं कॉपी किए हुए। तो उसका भी एक मेथड होता है एंड इसके मेथड के हिसाब से आप बहुत इजीली बना सकते हैं। श्योर। तो इसको प्रैक्टिकल करता है, कैमरे का एंगल चेंज करता है, आप बताओ कि यंत्र कैसे बनाता है फिर। बिल्कुल। सो जहाँ पर यंत्र बनाने की बारी आती है, बहुत ही इजी मेथड है किसी भी पर्टिकुलर एक यंत्र को बनाना। सो हम सब जानते हैं कि जैसे नवग्रह हैं, तो नवग्रह के 9 यंत्र आप बहुत इजीली बना सकते हो। हम सबको लोशो ग्रिड बनाना आता है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सबको आइडिया होगा 492-357-816। सो चाइना की पद्धति हमें बड़ा इजीली याद हो गई है और हम इसे बनाना जानते हैं। लेकिन हमारे यंत्रों की जब बारी आती है तो हमें कई बार कन्फ्यूजन होता है और कई बार याद भी नहीं होता है। तो अब जो मैं प्रोसेस आप सबको बताने वाला हूँ, ये बहुत ही आसान तरीका है किसी भी यंत्र को बनाने के लिए। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जिस तरह से लोशो ग्रिड में 9 बॉक्सेस बनते हैं, सिमिलर पैटर्न पर हमने यहाँ पर 9 बॉक्सेस को क्रिएट करना है। इस तरह के 2 बॉक्सेस हमने बनाने हैं, 2 ग्रिड्स हमने बनाने हैं जिसमें 9 बॉक्सेस रहेंगे। अब पहला जो ग्रिड हम सब ने यहाँ पर बनाया है, इस ग्रिड का जो सेंटर बॉक्स है, इसमें एक एक बॉक्स एक्सटर्नल हम यहाँ पर अटैच करते जाएंगे। ठीक है। अब मान लीजिए शुरुआत करते हैं हम बृहस्पति ग्रह से, यानी जुपिटर का यंत्र बनाते हैं। सो जुपिटर के केस में जब भी हम यंत्र बनाएंगे, हम इसके रूलिंग नंबर को कंसीडर नहीं करेंगे। न्यूमरोलॉजी में जैसे हम सब जानते हैं कि जुपिटर का रूलिंग नंबर 3 पर आता है। मैं ये देखूंगा कि जुपिटर कौन से दिन को रूल करता है। सो वी ऑल नो कि जुपिटर थर्सडे को रूल करता है। अब सेकंड ये देखेंगे कि थर्सडे की जो पोजीशन है वो संडे से किस नंबर पर आती है। तो संडे नंबर 1, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे की पोजीशन 5वें नंबर पर आती है। तो इस सबसे नीचे वाले बॉक्स में हम नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे और असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को फिल करते जाएंगे। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ध्यान रखिए कि ये जो 3 डायगोनल बॉक्सेस है, इसको हमने फिल करना है। ये 2 डायगोनल बॉक्सेस को एज इट इज खाली छोड़ देना है। अब कॉर्नर के 4 नंबर और सेंटर के नंबर को उठाकर मैं एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर लूँगा। सो 10, 12, 9, 6 एंड 8। अब बचे एक्सटर्नल बॉक्सेस के 4 नंबर, तो इसको हम इंटरचेंज करेंगे। यानी जो ऊपर का नंबर है वो नीचे आ जाएगा, 13 नीचे आ गया, 5 नंबर जो है ये ऊपर चला गया, 7 जो लेफ्ट में है ये राइट में आ गया और 11 जो राइट में ये लेफ्ट साइड में आ गया। सो ये जो है ये आपका बृहस्पति यंत्र तैयार हो गया। सो देखिए कितना ईजी मेथड था और विद इन 1 मिनट के अंदर आपने इस पर्टिकुलर यंत्र को बनाना यहाँ पर सीख लिया। इसी तरह से 9 के 9 ग्रह का आप बना सकते हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि हफ्ते में होते हैं दिन 7। तो यहाँ पर राहु और केतु का जो यहाँ पर जो राहु और केतु का जो नंबर आता है ये सैटरडे के बाद आएगा। तो शनिवार का अगर मैं दिन देखूँ तो 7वें नंबर पर आता है। तो जब भी आप शनि का यंत्र बनाएंगे वहाँ से नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, राहु के लिए 8 और केतु के लिए नंबर 9 से। तो केतु के लिए अगर मुझे बनाना है तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। सो है ना, ये बहुत ही इजी तरीका किसी भी यंत्र बनाने का। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि खाली समय पर ना इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए और आप भी देखेंगे कि किस तरह से 9 ग्रह के यंत्र आप मिनटों में यहाँ पर बनाना जान जाएंगे। राजीव जी, आपने जो यंत्र के बारे में बताया ना वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और मार्केट में आपको पता है बहुत तरह के यंत्र आते हैं और वो कैसे गलत होते हैं सही होते हैं, यहाँ से वो बहुत क्लियर हो जाएगा। उनकी लाइफ में बहुत क्लियरिटी आ जाएगी कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, मुझे पॉडकास्ट करके भी बहुत मज़ा आया आपसे। कोई आखिरी नोट आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हो? मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि एस्ट्रो हो, चाहे न्यूमर हो, चाहे वास्तु हो, इसे साइंस का दर्जा दिया गया है। और जहाँ पर साइंस वर्ड एसोसिएट हो जाता है, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे हमारा स्टॉक मार्केट इकोनॉमी हो, चाहे फार्मेसी हो, हर किसी में शोध और रिसर्च चलता रहता है और सदियों से सालों तक चलता रहता है। और रिसर्च का मतलब ये होता है कि गहरा अध्ययन। तो मैं ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग कई बार ऐसे वीडियोस आते हैं जिसमें मिथ्या फैलाई जाती है, मिसकंसेप्शंस बताए जाते हैं। उन सारी चीज़ों से बाहर आकर के हकीकत को जानने की, पहचानने की कोशिश कीजिए। एंड न्यूमरोलॉजी जो है ये अपने आप में इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि जब आप इस इन डेप्थ में जाएंगे तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी जानकारी आएंगी। और जब किसी चीज़ सब्जेक्ट के पीछे जहाँ पर लॉजिक एसोसिएटेड होता है ना, वो चीज़ ज़्यादा बेटर काम करती है इन रिलेशन टू मिथ्स।
तो इसे एक सब्जेक्ट की तरह लीजिए, बहुत सारी चीज़ें समझने के हिसाब से। सो आपकी ऑडियंस चाहे तो मेरे कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल जहाँ पर मैं ये सारी लॉजिक वाली चीज़ें शेयर करता हूँ उसको भी फॉलो करके ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से। मैं आपके इंस्टाग्राम की आईडी नीचे दे दूंगा, जिन जिन लोगों को फॉलो करना होगा वो आपका कंटेंट देख के आपको फॉलो कर लेंगे। राजीव, थैंक यू सो मच, आप आए हमारे शो पे, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड जल्दी मिलेंगे फ्यूचर में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आई होप गाइज आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको इससे भी ज़्यादा इन डेप्थ और पावरफुल पॉडकास्ट देखने हैं, जो साइड में आपको 2 पॉडकास्ट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो। दोनों ही न्यूमरोलॉजी के और दोनों ही बहुत पावरफुल है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे मुझे और मेरी टीम को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अब मैं आपसे मिलता हूँ इन दोनों वीडियो में। सी यू।